हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है और नया चैप्टर शुरू होने वाला है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डेरिवेटिव। सबका पसंदीदा चैप्टर। ठीक है, एकदम फ्लैट है, कुछ भी नहीं है ज्यादा इधर उधर का। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाला कोई टॉपिक है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है ना। सभी करिएगा, पूरा शीट को कंप्लीट कीजिए एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, और एकदम इजी चैप्टर है, इससे सवाल भी ज्यादा आएगा। जेई पे भले ना आए सवाल, बट आएगा तो मेंस में आ सकता है एक आध दो सवाल, बट एडवांस में शायद ही चांस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, कभी ऐसे दिखता नहीं है, बट फिर भी अगर आपका लक अच्छा रहे तो आ सकता है। बाकी अदरवाइज एडवांस में आपका जो भी डिफरेंशिएशन यूज करना होता है वो लोग डिफरेंशिएबिलिटी या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू ही पूछ लेते, और उसके ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। बट मेंस में एक आध सवाल आ सकता है बिल्कुल। अभी तो अलग अलग शिफ्ट हो गया, तो एक सवाल तो आप मान सकते हो। और बोर्ड्स में आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स। डिफरेंशियल कैलकुलस का हाईएस्ट सेक्शन इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, चल 2 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर आपका लक खराब हो तो थोड़ा सा पेपर इधर उधर होता है तो एक आध क्वेश्चन, बट क्वेश्चन तो आना तय है। ठीक है, और इस चैप्टर को बिना पढ़े अपन आगे बढ़ भी नहीं सकते। डेरिवेटिव को ना समझे अपन, वैसे के लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक्स जो है उसका जो डीप स्टडी है वो तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में कर चुके हैं। बट अब की बार अपन अलग अलग फंक्शन का किस प्रकार से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, वो हम जानेंगे। समझ में आ रहा है ना, वो टेक्निक्स हम सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, उतना डीप कंसेप्चुअल कोई स्टडी है नहीं। हाँ, एक आध दो टॉपिक जरूर है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, फिर आपका फंक्शनल रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन वाला जो टॉपिक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके फंक्शन निकालते हैं। एक दो टॉपिक जरूर अच्छा है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक फ्लैट और फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कंसेप्ट वाला कुछ चीज है नहीं, है ना। फॉर्मुला याद होना चाहिए, सारी चीजें एक एक करके, और अकॉर्डिंगली काम चलता जाएगा। ठीक है, उतना टेंशन वाला बात कुछ नहीं है, सभी को आता है ये चैप्टर, ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं। और इसको अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इसको अच्छे से अगर नहीं समझोगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में यही चैप्टर का जरूरत होगा। अगर ये डेरिवेटिव आप दिमाग में करना नहीं सीखे तो इंटीग्रेशन में फंसेंगे बुरे तरीके से, इंडेफिनिट में। खास करके मैं जिस तरीके से करता हूं आपको फंसोगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई इररिलेवेंट सबसे हट करके करता हूं, बट जो दिमाग में सोचना होता है ना, वो जो सोचना आपको सिखाऊंगा वो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पूरा ग्रिप में होना चाहिए। खास करके ये फॉर्मूला चार्ट जो बनाएंगे वो तो एकदम आपका ग्रिप में होना ही चाहिए, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, पहले एक चीज मैं बता देता हूं, इस चैप्टर में कभी भी किसी भी फंक्शन मैंने गलती से समझाने के लिए fx बोल दिया तो ये आपका दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ने fx बोर्ड में लिख दिया मतलब कि वो फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है। क्या बोला, समझ आया क्या? सर ने fx फंक्शन लिख दिया मतलब वो fx फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तभी उसका डेरिवेटिव का बातचीत चल रहा है, अदरवाइज कहां का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो प्रॉपर्ली ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर ने डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन अगर लिया fx इस चैप्टर में समझाने के लिए, हमेशा याद नहीं रहता है कि मैं आपको बोल बोल के हर जगह पे लिख के दूं। अगर किसी जगह पे भूल गया तो मान लेना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये डाउट मेरे पास नहीं आना चाहिए कि सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपको कैसे पता चला। ठीक है, पहले ही क्लियर कर रहे, इस चैप्टर के लिए बात कर रहे। चल तो शुरू करते चैप्टर, है ना। प्यारा सा टॉपिक है, देखिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, चलो बेसिकली अब डिफरेंशिएबिलिटी का स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत डीप में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया, और आप उधर आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि उधर जो ग्राफिकल एनालिसिस था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, एलएसडी आरएसडी, उससे कैसे टेंजेंट वगैरह का स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, आप जान चुके हो। ठीक है ना, उसी चीज को समराइज करके मैं बस शॉर्ट में एक बार एक और बता देता हूं तो आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी चीज को अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो वही होता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसी के थ्रू हमने सारे फॉर्मूले को डिराइव किए, और उसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे बड़े बड़े फंक्शंस का, मिक्सचर ऑफ अलग अलग टाइप फंक्शंस का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते प्रॉपर्ली। चलो, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले क्या समझना था कि किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर सर आप टेंजेंट बनाते हो तो उसका स्लोप बताओ क्या होगा। ठीक है,
तो उसी का स्लोप हो जाता है आपका dy बाई dx, आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। जो LHD RHD था, जब दोनों इक्वल होता है तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और उन्हीं LHD और RHD का जो वैल्यू आता है उसी को अपन dy बाई dx का नाम देते हैं डेल स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो चलो कोई भी एक कर्व मान लेते हैं, ठीक है ना। इस P पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट में x, y दे रहा हूं। एक और पॉइंट यहां पे मान लेता हूं, चलो Q, जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। स्मॉल चेंज इन x क्या और स्मॉल चेंज इन y, समझाने के लिए तो इसको बहुत दूर लेके चला गया, बट हकीकत में ये उतना दूर नहीं है। जूम करके दिखा रहा हूं इस जगह को, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से समझो। तो ये कोऑर्डिनेट x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इतना सा डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा x, और इतना सा डिस्टेंस हो जाएगा आपका डेल्टा y। क्लियर है दोस्त, कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखते प्रॉपर्ली, ध्यान से देखो। ये डेल्टा y हो गया, ये डेल्टा x हो गया, ठीक है। अभी इस P पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको अपन क्या बोलेंगे? अगर रुक गया तब तो कॉर्ड हो जाएगा, अगर चलता गया तो सेकेंड बन जाएगा। और आप जानते हो कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है, ठीक है ना। मतलब की बात यह है कि जैसे जैसे ये Q पॉइंट इधर P के नजदीक आता जाएगा, इसको Q डैश Q डबल डैश ऐसे बोलते हैं, तो ये सेकंड आप देख रहे हो, ये सेकंड का नेचर क्या होगा, ये धीरे 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 चलते चलते कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये Q पॉइंट जब P पे पहुंच जाएगा तो ये सेकंड जो है ये टेंजेंट बन जाएगा एट दैट पॉइंट P, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब आपका Q जो है वो P पॉइंट को टेंड करेगा। अगर ये Q पॉइंट P पॉइंट को टेंड कर रहा है तो ये सेकंड जो है वो धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, टेंजेंट बनने लगेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, क्योंकि Q जब P पॉइंट को टेंड कर रहा होगा तो ये डेल्टा x डिस्टेंस धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे भाई ये Q पॉइंट को जो हमने जनरेट किया था वो ये डेल्टा x ही तो है जो इसको जनरेट किया था। x से आपने डेल्टा x चले तो Q एक नया पॉइंट आया। अब ये डेल्टा x अगर Q अगर P के नजदीक आ रहा है तो ये डेल्टा x धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। अगर डेल्टा x धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि ये सेकेंड जो है ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, टेंजेंट एट पॉइंट P बनने लगेगा। और उल्टा तरीके से आप बोल सकते हो कि सेकेंड का जो स्लोप है वो भी धीरे धीरे क्या बन जाएगा, टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो चलिए जरा ध्यान से देखते। देखिए अगर मैं बोल देता हूं ये जो मेरा कर्व है ये अगर मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है, तो आप जरा ध्यान से बोल सकते कि इधर क्या आएगा। पहले तो आपके पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ। अभी अगर मैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट भी तो कर्व के ऊपर ही है ना, तो ये पॉइंट भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा हो इधर, तो क्या बनेगा y प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, बिल्कुल सही। दोनों को घटा दो एक दूसरे से तो क्या आने वाला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। क्लियर है दोस्त, पक्का? चलो दोनों तरफ अपन डेल्टा एक्स से घटा रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी ये जो डेल्टा एक्स बन रहा है ना, इसी को मैं एक्स से जोड़ दिया और x को घटा दिया, तो आपको वो वाला फीलिंग आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, वही पैटर्न बन रहा है ना, ठीक है। और अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, दोनों तरफ अगले लाइन पे लिमिट लगा देता हूं, लिमिट लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट सिर्फ अकेला नहीं, लिमिट विद डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट विद डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये Q पॉइंट जो है वो धीरे धीरे किसके नजदीक आता जा रहा है, P पॉइंट के नजदीक आता जा रहा है। मतलब मैं बता रहा हूं मतलब क्या है। और ये चीज जो जनरेट हुआ, ये चीज जरा क्या है आप देखो ना, ये चीज जो जनरेट हुआ ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आप क्लियरली देख सकते हो ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा y है ना, और दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा x। तो ये क्या हो गया, ये इस PQ लाइन जो है उसका क्या हो गया, सेकेंड का स्लोप हो गया ना, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। और उसी स्लोप को अगर मैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा देता हूं तो यही बन जाएगा आपका टेंजेंट का स्लोप, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहां तक, ये क्या है, यहां तक ये है आपका सेकेंड का स्लोप। अभी नेक्स्ट लाइन पे अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा देते हैं तो यही चीज बन जाएगा आपका क्या,
टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि Q को आपने P तक टेंड करा दी, दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया, तो यही बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये सेकंड का स्लोप था, यहाँ पे ये टेंजेंट का स्लोप बन गया, और इसी टेंजेंट का स्लोप को हम किसके नाम से जानते हैं, dy बाई dx के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर इधर अपन लिखते हैं सेम चीज को तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज डेल्टा x, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसी फॉर्मूले से अपन सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, क्लियर है सर, ठीक है। बहुत सारे किताबों में आपको यहाँ पे h मिल जाएगा, h डेल्टा x बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना, जो कि 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा और 0 के बहुत नजदीक होगा, बट 0 से बड़ा होगा, तो h हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते ही हो, तो यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे भी h आ जाएगा, यहाँ पे भी h आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, समझ में आ रहा है ना, तो बस वही खेल है, क्लियर है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये जो इस चीज को ध्यान से समझो, दिस इज योर स्लोप ऑफ सेकेंड, ठीक है। बट एज Q P को टेंड कर रहा है, तो वास्तव में दिख रहा है कि Q अगर P पॉइंट पे आ जाता है तो सेकेंड टेंजेंट बन जाएगा P पॉइंट पे, मतलब डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो ये टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज योर टेंजेंट का स्लोप, समझ में आ रहा है, और इसका वैल्यू इसके इक्वल, लिमिट अगर लगाए तो दोनों तरफ लगाना होगा ना आपको, क्लियर है, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसी टेंजेंट का स्लोप को हम किसके नाम से जानते हैं, dy बाई dx के नाम से जानते हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। tan थीटा मतलब टेंजेंट, स्लोप मतलब समझ रहे हो ना, इस P पॉइंट में जो इंक्लिनेशन बनेगा x एक्सिस के साथ थीटा, उसका टेंजेंट हो जाएगा tan थीटा, दैट इज स्लोप, उसी को अपन dy बाई dx के नाम से जानते हैं, जो कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई, तो वही चीज है, ठीक है ना। फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे सर, वेलोसिटी जो होता है ds बाई dt होता है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, इस प्रकार से पढ़ते हो ना सर, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव एक लिमिट ही है, क्या है, डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव एक लिमिट ही है, कहने मतलब ये एक लिमिट ही है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। पूरा चैप्टर में हम एक लिमिट को ही स्टडी कर रहे हैं, बट फॉर्मेट उसका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। बड़े वाले लिमिट को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल करके दिया गया है, ताकि उस चीज को यूज करके अपन आसानी से अपना आगे कहानी बढ़ा सके, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का आइडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला का लिस्ट दूंगा, और उसके बाद अपन जो है वो कुछ कुछ फॉर्मूले डिराइव भी करके देख लेंगे, ठीक है ना भाई। चलो, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आप क्लास 11 में पढ़ के आते हो, ठीक है, बट वो अनऑफिशियली होता है ना, हमने तो नहीं पढ़ाया आपको, तो अभी पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिल्कुल पढ़ा रहे, और अभी अगर पढ़ाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, नहीं भाई, ठीक है। लिमिट अगर 11 में पढ़ा तो थोड़ा ना समझते, उतना डीप में नहीं समझते ना, हमारे को भी रटाना पड़ता है, नहीं जो हम नहीं कर सकते। चल कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलो, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, हाँ, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा, एग्जाम में अगर दिखता है तो घबराइएगा मत, ठीक है। इसे dy बाई dx मतलब क्या, सिंपल सा चीज है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई एक फंक्शन है ना, अभी इस y, इस पूरा इक्वेशन को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज योर d ऑफ y डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। ये जो d dx आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, जैसे इंटीग्रेशन, ये भी एक ऑपरेटर है ना, समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन के साथ dx आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वो सब हमेशा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना। दिस इज योर d अपॉन dx, ये है आपका ऑपरेटर, ठीक है ना। अलग से ऐसा d कुछ नहीं होता है, dy कुछ नहीं होता है, dx ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज योर ऑपरेटर, जब इसके साथ y आता है, ऑपरेट होता है, तब जाकर के अपन इसको dy बाई dx का नाम देते हैं, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो वही है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपका, ठीक है। तो ये dy बाई dx, दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
y विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर आप उसको एक और बार डेरिवेटिव करोगे सेकंड डेरिवेटिव, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, समझ में आ रहा है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही और सिंबल भी होता है, डिवाइड बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, या फिर आप कोई इसको y डैश भी लिखता है, ठीक है, या फिर कोई इसको y1 भी लिखता है, ठीक है, या फिर कोई इसको कैपिटल D ऑफ y भी लिखता है, ठीक है। तो ये चारों नोटेशन ही चलता है, आपको देख करके किसी भी चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाना है। क्वेश्चन में तो वैसे बोल के देना चाहिए, बट अगर ये दोनों चीज बड़ा ऑब्वियस है, बोल के नहीं देता है हमेशा फर्स्ट और फोर्थ, तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। बाकी किसी भी केस में बोलता नहीं है वैसे, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, एग्जाम में देख करके घबराइएगा मत, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैंने बोल दिया, बाकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बातचीत आगे अपन करेंगे, है ना। अभी हम इसी के ऊपर आधारित जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं, चलिए फटाफट। तो मैंने आपको ये सब ऑलरेडी लॉपिटल रूल सिखाने के टाइम बता दिया था, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, रटा दी थी आपको मैंने, याद है आपको? याद, फॉर्मूला मैंने लिखा तो नहीं था, बट आज तो लिखूंगा क्योंकि ऑफिशियल जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और मैंने ये डी डी एक्स वाला सिंबल उतना बार बार बड़ा बड़ा चीज लिखना पड़ता है, तो मैं कैपिटल लेवल वाला सिंबल से कर रहा हूं, आप समझ जाइए चीजों को, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला क्या आता है दोस्त, b ऑफ x टू दी पावर n, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, क्लियर है। चलो, बट अगर आप बोलोगे कि सर n x टू दी पावर n माइनस 1 जो है वो तो आपने बोले समझ में आया, बट आपने कुछ सर्वर करके दूसरा कुछ समझा रहे थे, ठीक है ना। बस मैंने वही चीज बोला था आपको कि आप इस प्रकार से मत सीखो ना इसको, अगर इस प्रकार से मैं अभी आपको सिखाता हूं तो बाद में चेन रूल आपको सिखाना पड़ेगा, और चेन रूल में वापस आपको इधर नाटक कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन एक ही साथ सारी चीज कर रहे हैं, चेन रूल को इंक्लूड करके फॉर्मूला सिखा रहे हैं, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है देखिएगा इस चीज को, समझ में आ रहा है ना। चेन रूल को इंक्लूड करके फॉर्मूला सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, एकदम पानी जैसा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, चेन रूल इंक्लूड करके फॉर्मूला सिखाएंगे, ठीक है। चल, तो मान लें यहाँ पे आपका शीट में जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखते हैं, बॉक्स मान लो d ऑफ बॉक्स टू दी पावर n, बॉक्स कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉक्स कुछ भी हो जाए देख लेंगे उसको, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से सीखो, ठीक है, नहीं तो वापस जाकर के चेन रूल में, चेन रूल कभी नहीं पढ़ाता दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं चेन रूल को ऑलरेडी फॉर्मूला में इंक्लूड कर देता हूं, समझ में आ रहा है ना। चेन रूल मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया। चलो, तो d ऑफ बॉक्स टू दी पावर n, इसका फॉर्मूला आप रटो, समझ में आ रहा है ना, इसका फॉर्मूला रटो तो काम चलेगा, समझ में आ रहा है। जो भी फॉर्मूला लिखेंगे 15 फॉर्मूला एकदम भेजे पे घुस जाना चाहिए, पहले बता रहा हूं, अगर नहीं घुस रहा है तो बड़ा मुश्किल है, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है सर, क्लियर है। चलो, तो d ऑफ बॉक्स टू दी पावर n, ये क्या हो जाएगा दोस्त, n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू d ऑफ बॉक्स, दैट्स इट, ठीक है। ये जो d ऑफ बॉक्स अंत में लिखा है वो क्या है, वो चेन रूल है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैं एक ही साथ सिखाऊंगा आपको, ना ही अलग अलग करके सिखाऊंगा, समझ में आ रहा है क्या। तो ये चीज याद रखो सबसे पहले, ठीक है, d ऑफ बॉक्स टू दी पावर n, ये जितने भी फॉर्मूला लिखेंगे सारे के सारे उधर से डिराइव हुआ है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। चलो, एक आध मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चिंता मत करो ऐसे, ठीक है, बताया जाएगा सब कुछ। अगला फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो d ऑफ एक्सपोनेंशियल, दैट इज a टू दी पावर बॉक्स, ये क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट किधर है, ठीक है ना। अभी अगर देखिए बॉक्स टू दी पावर n और a टू दी पावर बॉक्स में अंतर है ना, a टू दी पावर बॉक्स इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि वेरिएबल ऊपर आता है पावर में, और बॉक्स टू दी पावर n में वेरिएबल बेस में आता है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल्स नहीं हुआ, ये तो पॉलिनोमियल्स हो गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है a टू दी पावर बॉक्स लॉगरिथम ऑफ a बेस e, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, a टू दी पावर बॉक्स लॉगरिथम ऑफ a बेस e इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, क्लियर है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है ना भाई। चलो, log a बेस e होता है या e बेस e होता है, यार भूल भी गया, चलो डिराइव करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, है ना। चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है, a टू दी पावर x प्लस h माइनस a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई h। चलो, a टू दी पावर x तो कॉमन आ जाएगा, बाहर चला गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर h माइनस 1 बाई h, इसका फॉर्मूला याद है क्या होता है, a टू दी पावर h, अगर डिफरेंशिएट मार देंगे
तो a टू द पावर h log a बेस e हो जाएगा नहीं, तो ये a टू द पावर x log a बेस e आएगा। सही है, सही लिखा मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही लिखा है, ठीक है सर। चलो तो ये हो गया। सिमिलरली यहां पे अगर मैं a के जगह पे e डालता हूं तो फेमस फॉर्मूला है e टू द पावर बॉक्स, क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज, e टू द पावर बॉक्स आएगा और इधर log a के जगह पे e बेस e आएगा जो कि 1 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए e टू द पावर बॉक्स जो है वो इतना प्यारा सा फंक्शन है, ठीक है, बड़ा पसंद होता है इस फंक्शन को मेरे को, ठीक है ना, एकदम फ्लैट है, कभी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना, एकदम उसका डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही, e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x, इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, है ना, बड़ा प्यारा सा फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना। बाकी सब की तरह नहीं कि आपको परेशान करेगा, ठीक है, बाकी सब तो आपको परेशान करेगा बहुत, ठीक है। चलो तो d ऑफ e टू द पावर बॉक्स इसी फॉर्मेट से अपन ने समझ लिया कि क्या हो गया, सही बात है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक्सपोनेंशियल के बाद हम आया कहां पे, क्या क्या था हमारा फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पे अगर सोचो कि क्या था, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो इधर ही घुस गया, पहले वाले पे पॉलिनोमियल घुस गया, फिर क्या था, रैशनल, अलजेब्रिक, ये सब तो पॉलिनोमियल का मिक्सचर होता है, वो सब कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल से सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो रैशनल, अलजेब्रिक कोई तो, ये तो मिक्सचर ऑफ फंक्शन ही होता है, कोई टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं है। बेसिक 5 फंक्शन था ना दुनिया में, क्या फंक्शन था, 5 फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक तो इधर घुस गया, एक्सपोनेंशियल अभी लॉगरिथमिक लिख देंगे, और क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये 5 प्रकार के फंक्शंस होते हैं दुनिया में। बाकी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है जीआईएफ वगैरह ये सब तो अलजेब्रिक के अंदर घुस जाता है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो बस चलो आगे अगर बात करें तो हम बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम, लॉग ऑफ एक्स, बुक में अगर देखोगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा लॉग एक्स, ddx ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अभी लॉग एक्स ना सीख करके आप लॉग बॉक्स सीखो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो लॉग बॉक्स बेस ए लगाते, बेस समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स, इसका आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाई बॉक्स, ठीक है। और यहां पे आ जाता है शायद लॉग ई बेस ए इनटू ddx ऑफ बॉक्स, समझ में आ रहा है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे भी मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से फटाफट प्रूफ कर दूंगा, किसको, इस चीज को, ddx ऑफ log x बेस a को, तो मेरे तुरंत पता चल जाएगा क्या होता है आंसर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h बेस a माइनस log x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, h हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है ना, तो लगाओ लॉपिटल, मतलब एग्जाम में अगर आया प्रूफ करने को तो आप लॉपिटल नहीं लगाओगे, बिना लॉपिटल लगाए इस लिमिट को सॉल्व करोगे, बट अब की बार मैं जल्दी जल्दी चेक करने के लिए लॉपिटल लगा देता हूं, ठीक है। 1/x प्लस h माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अरे भाई लॉपिटल तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे तो लॉपिटल लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे लॉपिटल लगाने के लिए तो इसी चीज का यूज हो रहा है, 1/x प्लस h का यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसी फॉर्मूले का ही तो यूज हो रहा है ना यहाँ पे। लॉपिटल नहीं लगा सकते, लॉपिटल अगर नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, log ऑफ fx माइनस 1/fx, इस टाइप का कुछ होता है ना सर, जहां तक मुझे याद है, log ऑफ fx, उसका भी तो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है यार, भूल गया, log ऑफ fx माइनस 1/fx, ये क्या होता था, भूल गया मैं, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, log e बेस a या a बेस e होता है, देख लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। खैर प्रूफ कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे -1 चाहिए ना, -1 प्लस 1 कर दो, आराम से हो जाएगा। log ऑफ fx माइनस 1, ऐसे माइनस कॉमन ले लेना, log ऑफ fx माइनस 1/fx होना चाहिए, ठीक है। fx दैट इज आपका क्या चाहिए, x प्लस h, नीचे ऊपर नीचे x प्लस h लगा दोगे तो आराम से हो जाएगा। इधर भी ऊपर नीचे, यहाँ पे नीचे बस x होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, अपना आप ये सॉल्व करके बाहर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, log a बेस e या फिर e बेस a है, ये एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना भाई। मुझे जहां तक याद है e बेस a होता है, पता नहीं अभी a बेस e भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसी चीज से मेरे को एक चीज याद आया, मैं आपको बता देता हूं, ये जो अंदर जो हम अभी अगर log x मान लो, मैंने ना जो चीज यहां से फील आया, अचानक से याद आया तो बता देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x, इस लिमिट का आंसर सभी को पता है 1 होता है। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया
कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x का डेरिवेटिव कर दिया cos x और x का डेरिवेटिव करके 1 दे दिया। अभी x का वैल्यू 0 रखा तो आंसर 1 लिख दिया। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव जो आप cos x लिख रहे हो उसको प्रूफ करके देखिएगा कि उसका प्रूफ में यही लिमिट यूज होता है। तो जो लिमिट को आप प्रूफ करने जा रहे हो उसी लिमिट का रिजल्ट को आप थोड़ी ना प्रूफ में यूज करोगे, नहीं ना, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो अपन प्रूफ करते हैं ना, उस प्रूफ में फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं ना, उस प्रूफ में ऐसा कोई लिमिट आता है, लिमिट h by 2 टेंडिंग टू 0 sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2 आप देखिएगा, और उसी को अपन 1 लिखते हैं तभी जाकर के cos x into 1 आंसर cos x आता है। तो अगर ये लिखते हैं उधर तो क्या ये कभी भी यूज कर पाएंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin x कभी cos x लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x तो इसी रिजल्ट को यूज करके ही आया ना दोस्त, तो कैसे लिख पाएंगे? इसीलिए तो इसको हम सैंडविच थ्योरम से प्रूव करते हैं या फिर एक्सपांशन से करो। क्लियर है? बट इस प्रकार से आप लॉपिटल से इसको कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, हमेशा इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है मास्टर को, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लॉपिटल के बारे में आप जानते हो तो अच्छे से डीप में ये सब चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? जैसे इसको छोड़ो, अभी जो मैंने लॉग वाला प्रूफ किया था उधर भी मैंने गलती से log ऑफ x प्लस h को 1 by x प्लस h लिख दिया था ना, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसी का ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे, तो इसी को थोड़ी ना यूज कर सकते उधर। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो समझ जाइएगा कि ये प्रूफ गलत है, ठीक है? बच्चे कर देते हैं ऐसे बट उनका ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है? आंसर आ जाता है, बड़ा खुश रहते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको चेक कर लीजिए एक बार शीट में क्या है, ठीक है? मेरे को याद नहीं बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या होगा आपका? डेरिवेटिव। अभी हो गया ये 3 खत्म हो गया, अभी ट्रिग्नोमेट्री का 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 6 12 हो गया, और इधर 3 15 फॉर्मूला है, बस याद रखना है, खत्म बात। साइन ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स, एक्स नहीं बता रहा हूं, साइन बॉक्स बता रहा हूं, क्या हो जाएगा? बोल, कॉस बॉक्स इनटू ddx ऑफ बॉक्स। समझ में आ रहा है क्या? चलो अगला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस बॉक्स क्या होता है? माइनस साइन बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। क्लियर है? अगला, डेरिवेटिव ऑफ टेन बॉक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। याद हो जानी चाहिए सारी चीज, मैं पहले बता रहा हूं, पूछेंगे क्लास में, पहले बता रहा हूं, ठीक है? अगर बता नहीं पाए तो बहुत अच्छा नहीं हुआ सर, पहले बता रहा हूं, ठीक है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 15 फॉर्मूला का लिस्ट दिमाग में छाप जाना चाहिए, है ना? ये अगर याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, पूरा कैलकुलस में कुछ नहीं कर पाओगे आगे। 7 की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट बॉक्स की बात करते हैं, कॉट बॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? कॉट बॉक्स क्या होगा? कॉट बॉक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे आएगा सेक बॉक्स। अभी सेक बॉक्स हो जाएगा सेक बॉक्स इनटू टेन बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। क्लियर है दोस्त? चलो आगे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक बॉक्स। अगर गलत लिख रहा हूं कुछ तो आप शीट से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार से था, मुझे जहां तक याद है अभी तक, ठीक है? माइनस कॉसेक बॉक्स, कॉट बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है? चलो ट्रिग्नोमेट्री का काम तमाम, आगे चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले कौन आएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स बॉक्स। अगर साइन इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव आपको बोलूं तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाय, जैसे साइन इनवर्स x होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे बॉक्स स्क्वायर बोलोगे और साथ में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लगा दोगे, ठीक है? क्लियर है? तो इनवर्स का फॉर्मूला याद करने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने का। समझ में आ रहा है ना? आप ध्यान से सुनिए, सुनते जाइए बस एक एक करके सारे चीज, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत वाला साइन नहीं, ठीक है? यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा फॉर्मूला, ठीक है? 12 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स बॉक्स। tan इनवर्स बॉक्स हो जाता है दोस्त 1 डिवाइडेड 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाता है। क्लियर है क्या? चल, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स बॉक्स कुछ नहीं होता है, बस क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है एक, और कुछ नहीं, बस माइनस आ जाता है और कुछ नहीं। अगला, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स बॉक्स, तो सेक इनवर्स हो जाता है 1 बाई मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स इनटू अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है? ऐसे चलेगा। और कॉसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? कॉसेक इनवर्स लिखने का जगह नहीं है, साइड में लिख देता हूं,
डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बस यहाँ पे -1 मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स इंटू अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर है सर? तो इसी प्रकार से अपने को फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे फॉर्मूले याद करने, ये 15 फॉर्मूले। क्लियर? अभी ट्रिग्नोमेट्रिक तो याद हो गए। चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चों को दिक्कत हो जाता है, तो एक मैं सलाह दे सकता हूं आपको कैसे याद रखोगे कि जैसे आप याद करो ना कि इस एक्सप्रेशन में जब भी मैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन देता था, तो आप सब्स्टिट्यूट क्या करते थे? उधर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते, याद है या नहीं? तो जब भी कंफ्यूज आए कि इन तीनों पैटर्न में कौन किसका है, तो याद कर लेना कि सब्स्टिट्यूशन आराम से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे सेक या फिर कॉसेक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे tan या cot, यहाँ पे sin या cos सब्स्टिट्यूशन होता है। इसीलिए ये इंटीग्रेशन का लॉजिक बता रहा हूं, इसीलिए इन सब का डेरिवेटिव यही होता है, ठीक है ना? बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी चीज को आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ पे फिट करके रखना है दिमाग में, ठीक है? क्लियर सर? चलो बस इसी लॉजिक से आप याद रखना। और अगर भूल गए किसमें माइनस आएगा, हमेशा नीचे वाले पे माइनस आता है। साइन प्लस, साइन इनवर्स प्लस, कॉस इनवर्स माइनस, टेन इनवर्स पॉजिटिव, कॉट इनवर्स माइनस, उसी का माइनस, सेक इनवर्स पॉजिटिव तो कॉसेक इनवर्स माइनस। इसको और भी लॉजिक से समझ सकते हो ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2। फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा? ddx ऑफ साइन इनवर्स प्लस ddx ऑफ कॉस इनवर्स इक्वल टू 0। तो ddx ऑफ कॉस इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ddx ऑफ साइन इनवर्स होगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो उस लॉजिक से समझ सकते हो। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही समझ सकते हो, उधर भी ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है? क्लियर है? बस ये ध्यान में होना चाहिए कि फंक्शंस जो है वो अपना अपना डोमेन को सेटिस्फाई करें, ठीक है? दैट इज साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, दोनों का डोमेन क्या होता है दोस्त? अगर मैं यहाँ पे x दे करके आपको समझाऊं तो x का वैल्यू इन दोनों केस में क्या होता है? -1 से 1 होता है। बट ये फॉर्मूला जो हमने लिखा, ये दोनों फॉर्मूला -1 से 1 पूरा इंटरवल के लिए हमने नहीं लिखा, ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ -1 से 1 ओपन इंटरवल के लिए हमने लिखा। क्यों? क्योंकि +1 और -1 में ये दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना? देखना नलायक, 1 या फिर -1 अगर यहां पे पुट करे, डिनोमिनेटर 0 करके अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट याद है आपको? अगर याद नहीं है तो याद करने का कोशिश भी मत कीजिए। आप समझ में आ रहा है ना? टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे तो धीरे धीरे वर्टिकल होगा। तो +1 और -1 पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। +1 और -1 पे x का वैल्यू +1 और -1 पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उसका एक्सप्रेशन में +1 -1 डाल करके देखो, आंसर बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा आएगा, दैट इज इंफिनिटी का नजदीक आएगा। चाहे प्लस साइड में या माइनस साइड में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंफिनिटी आ गया डेरिवेटिव तो उसको अपन अनडिफाइंड बोल देंगे। इसीलिए जब ये फॉर्मूला अपन लिखते हैं तभी +1 और -1 को डोमेन से हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो d ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये ट्रूथ तभी होगा जब आपका x का वैल्यू -1 से 1 ओपन इंटरवल में होगा, क्योंकि 1 और -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बता दी। वर्टिकल टेंजेंट मैथमेटिकली देखो, बिना दिमाग लगाकर देखना चाहते हो तो +1 -1 यहां पे रख दो, क्या हो जाएगा? अरे भाई +1 -1 यहां पे रख दो, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, काम तमाम। और अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो ग्राफ बनाओ, देखो वर्टिकल टेंजेंट बन रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, और बोले सर -1 और 1 के बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि जनाब ये डोमेन में ही नहीं है फंक्शन का, तो कैसे जाएगा बाहर? समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली tan इनवर्स और cot इनवर्स, उनका कोई रोक टोक नहीं है। उनका डोमेन क्या होता है? रियल होता है, और डिनोमिनेटर भी उनको साथ दे रहा है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है हमेशा, कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा है। तो tan इनवर्स और cot इनवर्स पूरा रियल नंबर में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है? सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का अगर डोमेन का बात करूं तो वो क्या होता है? -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इंफिनिटी 1 पे क्लोज्ड, मतलब 1 और -1 उनका डोमेन में इंक्लूड होता है। बट इस जगह पे जब भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो वापस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की तरह 1 और -1 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या बन जाएगा?
ग्राफ बनाओ, देखो वर्टिकल टेंजेंट का सीन बन रहा होगा, और इधर अगर +1 -1 रखोगे आप तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बनने के साथ साथ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला जब लिखोगे तो कंप्लीट डोमेन में कौन होता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स ही होता है। बाकी sin इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, ये चारों के चारों +-1 को अपने डोमेन से हटा देता है, क्योंकि उन जगह पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। अगर मैं डीप में बात करूं, ऊपर ऊपर से समझना चाहते हो तो +-1 डिनोमिनेटर में रख के देख लो, 0 बन रहा है, दैट इज चीजें अनडिफाइंड हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका ओवरऑल फॉर्मूला लिस्ट। जो फॉर्मूला लिस्ट अगर आपको क्लियर नहीं है या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत बुरा फंसोगे। समझ में आ रहा है ना, आप डिफरेंशिएशन चैप्टर का हल नहीं निकाल पाओगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का हल अगर नहीं निकल रहा है आपसे तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वगैरह में भी आप बुरे तरीके से फंस जाओगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो अभी दोस्त मैं एक चीज बता देता हूं आपको, मैं यहाँ पे बहुत ही कम फॉर्मूला प्रूफ करके दूंगा, बट आपको जो है वो सारे फॉर्मूले 15 का 15 फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं कॉपी चेक करूंगा सभी का। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि 15 में से 15 फॉर्मूला आपको चेक करना है, आपको करना है। मैं बस यहाँ पे मान लो कोई भी 2 पैटर्न बताता, साइन इनवर्स बता दूंगा, चलो सेक इनवर्स बता दूंगा। ठीक है, और मैं कुछ बताने के साइड पे नहीं हूं और मेरे को बताने का मन नहीं कर रहा, चलो साइन बता दूंगा, एक और बता दूंगा। ठीक है, बट 15 का 15 फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से आपकी कॉपी में प्रूफ हो जाना चाहिए। 15 का 15 फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके कॉपी में प्रूफ हो जाना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है ना? शीट वगैरह में आपको शायद मिलेगा, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, बट फिर भी 15 तो नहीं होगा शायद शीट पे, बट आपको ये अपना कॉपी में लिख करके अच्छे से सजा के रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है, कभी भी कोई एग्जाम में टपक सकता है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है, पक्का? तो ये 15 फॉर्मूला आपको कॉपी में प्रूफ करना है, बस लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब लिमिट वाले प्रिंसिपल से, और आप आराम से इसको कर सकते हो क्योंकि एक सिंपल सा लिमिट ही सॉल्व करना होता है। चलिए हम देखते हैं, 2-3 फॉर्मूला प्रूव करके देते हैं, फिर आगे जाकर के और चीजें क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। नहीं, चल साइन कर देंगे और साइन इनवर्स, सेक इनवर्स। फॉर्मूला में प्रूव करने के टाइम एक्स ही मान के करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स फॉर्मूला प्रूव अगर कर दिया तो फंस जाएगा ना। बॉक्स तो मैंने समझाने के लिए लिखा है यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने के टाइम मैं सिर्फ वही मान के कर रहा हूं। ठीक है ना सर? चल आगे देखते हैं, 2-3 बता देने से बाकी सारे कर लोगे आराम से। लिमिट तो पता है ना आपको, और क्या टेंशन है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाला कोई सीन है ही नहीं। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलो साइन एक्स बताते हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स जो है वो क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो इसका प्रूफ बता रहे नहीं, पहले लिख दोगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो लिख देना भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो अभी आपको क्या लगाना है, आपको क्लियरली पता ही चल रहा है, हमेशा लिमिट सॉल्विंग के टाइम प्रोडक्ट लगाने के बारे में ज्यादा सोचते हो हमेशा, है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 दैट इज आपका हो जाएगा h बाई 2। तो यहाँ पे h हो गया, अभी इसी 2 को चुरा के नीचे लेकर के आ जाएंगे h बाई 2 और इसको ब्रेक कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोसाइन ऑफ 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और इधर लिमिट h बाई 2 टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। सिंस h इज टेंडिंग टू 0 देयरफॉर h बाई 2 आल्सो टेंडिंग टू 0, ये सब लिखना पड़ेगा। अभी देख इस लिमिट का आंसर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है और इधर आ रहा है सॉल्व होकर के cos x into 1, आंसर क्या बन गया, cos x बन गया। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल है। और मैं वही चीज आपको उधर समझा रहा था
कि देखे ना कि यही जो लिमिट साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मेट इसके प्रूफ में यूज हो रहा है। तो अगर ये यूज हो रहा है तो उधर अपन कैसे ये बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। वो जो लॉपिटल से बताया वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो सैंडविच या फिर एक्सपांशन से प्रूफ करने बोला था आपको। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते चलो सर। ये तो हो गया आपका साइन इनवर्स है ना, जगह तो है बता देता हूँ एक और। साइन इनवर्स के बाद साइन के बाद कौन सा बोलूंगा बोला था, साइन इनवर्स बता देता हूँ। नहीं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। कितना होता है 1 होता है, ठीक है। हाँ ठीक है ना सर। तो ये कहां से कहां पे होता है, -1 से 1 पे होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई आपको डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पूछ देता है क्या बोलोगे आप, बोलो तो। इंटू साथ में यहाँ पे होना चाहिए ना, इंटू यहाँ पे आना चाहिए था dpx ऑफ, मैंने जैसे आपको सिखाया dpx ऑफ x आना चाहिए, बट dpx ऑफ x इज 1 इसीलिए और कुछ नहीं लिखा। तो dpx ऑफ कांस्टेंट अगर मैं बोल देता हूं तो कांस्टेंट का मतलब आप क्या समझोगे, x टू द पावर 0 टाइप का कुछ समझ सकते हो ना, है ना। तो k इंटू एक्स टू दी पावर 0 ऐसे कुछ समझ सकते हैं, k कोई भी कांस्टेंट, तो k तो बाहर आ जाएगा, बट x टू दी पावर 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देख 0 इंटू x बॉक्स टू दी पावर 0 इंटू बॉक्स टू दी पावर 0 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। बेसिकली मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, ऐसे नहीं होता है चीजें, जो प्रूफ होता है वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है। तो कांस्टेंट अगर होगा तो यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट हो जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा h, बट a ऊपर जो है वो उस दिन किसने गलती किया था, मैंने आपको बोला भी था ये चीज अच्छे से ग्रुप में समझा के, कि इधर ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 0 आ रहा है, बट नीचे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका अप्रोचिंग 0। जो एग्जैक्ट 0 बाई अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 इज योर इंडिटरमिनेट फॉर्म, एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 इज योर इंडिटरमिनेट फॉर्म, बट आपका जो अप्रोचिंग 0 एग्जैक्ट 0 बाई अप्रोचिंग 0 जो है वो क्या है, वो तो है आपका क्या 0 होगा ना आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर पूरा 0 है, डिनोमिनेटर 0 के बहुत पास में है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हो ddx ऑफ कांस्टेंट इज 0। फिर अगर ddx ऑफ कोई आपको x निकालने के लिए बोले तो आप फॉर्मूला सोचोगे, ये कौन सा फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला बॉक्स टू द पावर n, x टू द पावर 1 का फॉर्मूला, तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 का पैटर्न चल रहा है। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 का अगर पैटर्न चल रहा है तो ये आंसर हो गया आपका 1, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। और साथ में एक और चीज आएगा ना, एक और चीज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि और ddx ऑफ x लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये चीज क्लियर है, ये सब सारी की सारी चीज ddx ऑफ x टू द पावर 1 जो है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज ये 0 हो जाएगा तो 1 आएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। ये सारी चीज जो बेसिक फंडे वो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके देख लेते हैं और उसी रिजल्ट्स को हम यूज करते रहते हैं जैसे हमारे पास बड़े बड़े फंक्शंस आता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रूव करने जाऊं तो क्या मानूंगा, सबसे पहले यहाँ पे fx इक्वल टू sin x की जगह पे sin इनवर्स x लिखूंगा, फिर इधर sin x की जगह पे sin इनवर्स आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसको ही एडिट करके बता देता हूँ, नहीं चलो अच्छा ही है, बट आप एडिट करोगे तो काम नहीं चलेगा, समझ आता है ना आपको, बस समझ अगर आ रहा है तब तो और क्या दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये sin इनवर्स होगा ना, तो sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अभी आप ये भी जानते हो कि ये थीटा जो है, ये sin इनवर्स के अंदर वाली चीज, ये थीटा मतलब एंगल तो नहीं है, ये वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, इधर देखो ये मेरे ख्याल से तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो sin इनवर्स fx बाई fx टेंडिंग टू 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप तुरंत क्या सोचोगे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमें इस fx को यहाँ पे जनरेट करना है, तो अगर इस fx को यहाँ पे जनरेट करना है तो आप इसी fx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आ रहा है क्या, है ना। और इधर आ जाएगा वही चीज x प्लस एच इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब ये लिमिट ब्रेक हो जाएगा तो ये लिमिट तो 1 हो जाएगा ना, sin इनवर्स fx बाई fx टेंडिंग टू 0, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 पे तो fx टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इसका अगर मैं बात करूं तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, रैशनलाइज करो इसको, है ना, इसी को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे,
ये आ जाएगा x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच इंटू यही चीज प्लस में आएगा x प्लस एच इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज प्लस में आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे h का वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं जरा एक बार, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ। ठीक है, और बचेगा यहाँ पे x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स और नीचे एच इंटू ये बड़ा वाला फैक्टर बचेगा। ठीक है, अभी एच से एक एच कैंसिल कर दो, x उड़ा दी मैंने, एच को उड़ा दो तो ऊपर आ जाएगा एच प्लस 2x और नीचे आ जाएगा ये बड़ा वाला फैक्टर। अभी एच टेंडिंग टू 0 है ना, डालो ना यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 तो ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे कितना आएगा एच टेंडिंग टू 0 डालो इस फैक्टर में, कितना आएगा x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ट्वाइस x कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड x शुड बी इन द इंटरवल -1 to 1 ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो आराम से, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल लगलू सब चीजें। ठीक है, क्लियर है भाई, तो आराम से समझ सकते हो, ये सब इतना डिफिकल्ट वाला सेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना भाई, तो आराम से बस करते जाओ और सारे फॉर्मूले कॉपी में होना चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारे फॉर्मूले खुद से प्रैक्टिस होना चाहिए और कॉपी में हो जाना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो एक और बता देते, सिमिलरली जब यहाँ पे आप कॉस इनवर्स करने जाओगे ना, कॉस जब करने जाओगे कॉस, ठीक है, कॉस जब करने जाओगे तो तब तो साइन तो करा दिया था, कॉस जब करने जाओगे तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। अभी tan जब करने जाओगे तो tan c माइनस tan d का तो फॉर्मूला नहीं है ना आपके पास, तो आप उसको sin cos में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली cot में भी sin cos में कन्वर्ट कर दो, है ना, sec में भी sin cos में कन्वर्ट करो, cosec में भी करो, आराम से लिमिट सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत करो। और लॉपिटल गलती से मत लगाना ये सब में, ठीक है, क्योंकि ये सब बोर्ड वाला चीज है, लॉपिटल अपन प्रूफ वगैरह में नहीं लगाते कभी। ठीक है, चलो तो ये तो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं बात करूं तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस cos इनवर्स x जब करने जाओगे तो cos इनवर्स को आप लिख सकते हो ना पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स, और cos इनवर्स दूसरे वाले cos इनवर्स को भी पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स लिख के अल्टीमेटली ये sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x प्लस h का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से करना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी आपको फॉर्मूला पता है, आराम से हो जाएगा। cot इनवर्स में कैसे करोगे, cot इनवर्स में उसको पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, आराम से हो जाएगा। sec इनवर्स में कैसे करना है मैं बताता हूं। sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y का तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है क्या? sec इनवर्स ऑफ जब आपका अंदर आएगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल में, sec इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस sec इनवर्स ऑफ x, इसका तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनवर्स में कौन सा फॉर्मूला आपका सबसे फेवरेट है, आप बोलो। सभी का प्यारा सा फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तीनों में से अगर मैं 99% बच्चों 100% बच्चा बोलेगा सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सिंपलीफाइड है, उसमें लगाओ। बाकी सारे फॉर्मूला में रूट क्या क्या आता है, बहुत सारे कंडीशंस होता है, तो वो सब याद नहीं रखते अपन। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें लगाओ। ठीक है, तो मैं तुरंत आपका बात सुन करके क्या बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि sec इनवर्स को अपन किस में कन्वर्ट कर देते, चलो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते। ठीक है ना, तो sec इनवर्स x को अभी हमारा क्या बारी है, कन्वर्ट करना है किसमें, tan इनवर्स में। ठीक है, तो ट्राइंगल लगाना है बस। ठीक है ना, sec इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बाई 1 है ना, तो x क्या है भाई बोल, x ये है 1 ये है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ले रहेगा, समझ में आ रहा है, ये हो गया x, ये हो गया 1, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो sec इनवर्स से अगर मुझे tan इनवर्स में जाना है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, अरे सॉरी गड़बड़, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1। ठीक है, sec इनवर्स तो उल्टा होता है ना, आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये डायरेक्टली क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट मैंने आपको बोल के रखा था कि ये चीज कब होता है दोस्त, ये चीज तभी होता है, ये चीज तभी होता है जब x पॉजिटिव है ना, क्योंकि sec इनवर्स x में x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 क्लोज तो होता है, बट माइनस 1 हम नहीं लेंगे, तो माइनस 1 पे ओपन यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसके लिए प्रूफ करना है तो पूरा इस इंटरवल के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट आपने जो ये रिलेशन लिख के रखे हो ये सिर्फ वैलिड है किस वजह से, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है, बोल के दिया था। इनवर्स में कूट के अच्छे से मेहनत कर करके सिखाया था। अभी अगर तेरे को याद नहीं है, तेरे जैसा रद्दी बच्चा पूरा क्लास में शायद और कोई नहीं होगा, जो भी होता है शायद पूरा क्लास को अगर समझ नहीं आ रहा है, तुमसे रद्दी और कोई हो नहीं सकता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इतना मेहनत से कोई इंसान आपको समझाता है, तब भी अगर आपको समझ नहीं आता है
तो आप भूल जाओ सब कुछ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सारे दुनिया के बच्चे इसमें फंसते रहते हैं कि ये होगा कैसे, ये होता कैसे कि पाई माइनस इधर लिख दिया, बच्चे तो रट लेते हैं। एक बच्चा पूरा सिलसिला में निकाल दो जो बच्चा इसको रटता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बट आपको चीजें बेसिक से पता है, फिर भी अगर आप रटोगे ये सब चीजें तो आपसे बोल रहा ना, आपसे गलती कोई होगा नहीं। और समझ में आ रहा है ना? तो sec इनवर्स x जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कब मैं लिख पाऊंगा, ये इस इंटरवल में लिख पाऊंगा, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी में। ठीक है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो मुझे कंडीशन चेंज करना होगा। अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, मैंने बोला था कि कैसे आंसर निकालते हैं, मैंने बोला था याद कर। अगर तेरे को याद नहीं आ रहा, तेरा रिवीजन स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है किसी के भी साथ हो सकता है, पढ़ा तो सर भूल गया, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना। तो देखो जरा कैसे याद करते कि नेगेटिव के लिए रिलेशन कैसे निकालते हैं। बोला था कि x के जगह पे माइनस एक्स रख दो, x के जगह पे माइनस एक्स रख दो और फिर जो रिलेशन आता है वही हो जाएगा नेगेटिव के लिए रिलेशन। रख दिया x की जगह पे माइनस एक्स, तो sec इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है ना। प्रॉपर्टी देख लो ना जाकर के, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स, सबको पता है। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर तो कहानी सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो sec इनवर्स x का वैल्यू क्या आ गया, sec इनवर्स x का वैल्यू आ गया पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट ये किसके लिए है, ये जब x नेगेटिव होगा तभी के लिए, क्योंकि आपने x को माइनस एक्स रिप्लेस करके ये रिलेशन निकाले। तो ये किसके लिए होगा, ये x नेगेटिव के लिए होगा। x नेगेटिव दैट इज x लेस देन 0, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला इंटरवल क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के लिए होगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के लिए होगा। तो इधर अपन sec इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो ये हो गया आपका अलग अलग डेफिनेशन। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉपर्ली अभी हमें sec इनवर्स के केस में मिला ना फंक्शन अलग अलग। ठीक है, अभी अगर इसमें अगर आपको प्रूफ करना है तो कर ही सकते हो ना, tan इनवर्स x प्लस क्या आएगा इधर, अभी केस 1 मानोगे फॉर दिस और केस 2 मानोगे फॉर दिस। ठीक है, बट केस 2 में प्रूफ करने का कुछ ही नहीं है क्योंकि केस 1 में इसका डेरिवेटिव आप निकाल चुके होंगे ना, तो केस 2 में डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा एज इट इज, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अभी लिमिट h टेंडिंग टू 0, केस 1 का बात कर रहा हूं। ठीक है, fx को आप क्या मानोगे, sec इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मानोगे, क्योंकि केस 1 ऑलरेडी आप कंसीडर कर चुके हो 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो आपका जो भी इधर ddx ऑफ sec इनवर्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा, sec इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस sec इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय h बनेगा ना लाइक। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय h, यही तो आएगा ना। अभी बस यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद वही क्या बनाना है, आप ये भी जानते हो ना कि लिमिट fx टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स fx बाय fx का वैल्यू भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये भी अगर 1 हो रहा है तो उधर भी tan इनवर्स fx, नीचे fx से मल्टीप्लाई करोगे, उधर डिवाइड करोगे, समझ में आ रहा है ना। और फिर एक लिमिट तो 1 हो जाएगा, फिर उस लिमिट को रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लेंगे, सारे का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ होकर के क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इस केस में तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि इस केस में मॉड x पॉजिटिव है ना, तो मॉड x का वैल्यू x होगा। फिर नेक्स्ट केस में जब करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर सेकंड ddx ऑफ sec इनवर्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल दिस, और नीचे लिखोगे दिस इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। फिर उन दोनों को क्लब करके एक साथ लिखोगे, देयरफॉर ddx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ x इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कभी मेंशन करके दे देता है कि एग्जाम में कि फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, चेन रूल यूज करके करना है, तो चेन रूल यूज करके भी करा देता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चेन रूल यूज करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे बोलेगा नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं प्रूफ यही होता है ओरिजिनल, बट फिर भी अगर बोलता है कोई कि चेन रूल यूज करके करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर देंगे अपन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपन फंक्शन को मान लेंगे सबसे पहले कि मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x है। तो y अगर sec इनवर्स x है दोस्त, तो x का वैल्यू पहले कंफर्म करो क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और sec इनवर्स का रेंज क्या है दोस्त, भूल गया क्या? अगर भूल गया तो नोट्स रिवाइज कर लिया अच्छे से। क्या होता है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 होता है। बट मैं यहाँ पे 0 पे भी ओपन डालूंगा और
पाई पे भी ओपन डालूंगा। क्यों? क्योंकि 0 और पाई कहां पे होता है? +1 और -1 पे होता है। एज +1 और -1 पे ओपन है तो 0 और पाई पे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से अपने को मिल रहा है x = sec of y। क्लियर है सर? बस खत्म बात। तो आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो LHS आ जाएगा ddx of x और RHS आ जाएगा ddx of sec of y। तो जरा ध्यान से समझने का कोशिश कर चेन रूल। ddx of x तो 1 होता है, पूरा दुनिया जानता है, ठीक है ना? 1 × x⁻1 - 1। और sec बॉक्स का डेरिवेटिव क्या सिखाया था अभी? सेक बॉक्स का डेरिवेटिव था सेक बॉक्स इनटू tan बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स की जगह में कौन है? y है, तो यहां पे क्या आएगा? y आएगा। दैट इज ये हो गया sec y इनटू tan y इनटू dy/dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/sec y इनटू tan y। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और इसी sec y इनटू tan y को मैं डायरेक्टली यहां पे मॉड्यूलस ऑफ sec y इनटू मॉड्यूलस ऑफ tan y लिख सकता हूं। क्यों? मैं बता रहा हूं। और मॉड्यूलस ऑफ sec y का वैल्यू क्या है? x है ना? ये तो मॉड्यूलस ऑफ x हो गया। और इस मॉड्यूलस ऑफ tan y को मैं √tan² y लिख सकता हूं ना? देख रहे हैं ना कि √tan² x हमेशा मॉड्यूलस में आएगा, तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना इसको, ठीक है? और tan² y को मैं क्या लिख दूंगा? sec² y - 1। दैट इज ये हो जाएगा आपका sec² y - 1, दैट इज x² - 1। आ गया फॉर्मूला प्रूफ। बट यहां से मैंने यहां पे क्यों लिख दिया डायरेक्टली, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब ध्यान से देखिएगा। दो केस मान लो, अगर y का वैल्यू 0 से π/2 होता है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, शीट में देखिएगा मैंने करके दिया है। अगर y का वैल्यू 0 से π/2 होता है तो sec क्या होगा? पॉजिटिव होगा। tan भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ना? तो इस केस में मैं sec y इंटू tan y दोनों को क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलस ऑफ sec y इंटू मॉड्यूलस ऑफ tan y लिख सकते हैं ना भाई? और अगर y का वैल्यू मैं π/2 से पाई तक कंसीडर करता हूं तो sec भी नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है। देखना जरा सिंपली, मॉड्यूलस ऑफ sec y इंटू मॉड्यूलस ऑफ tan y जो है उसका आंसर मॉड्यूलस ऑफ sec y आ जाएगा -sec y और मॉड्यूलस ऑफ tan y आ जाएगा -tan y। तो दोनों का प्रोडक्ट होकर के अल्टीमेटली तो क्या आ रहा है? sec y इंटू tan y आ रहा है ना? तो दोनों माइनस होने की वजह से आंसर प्लस आ गया। मतलब चाहे आंसर इस इंटरवल में हो या फिर y का वैल्यू इस इंटरवल में हो, sec y इंटू tan y का आंसर हमेशा मॉड्यूलस ऑफ sec y इंटू मॉड्यूलस ऑफ tan y होगा। इसीलिए अपन ने इस चीज को लिखा और इस चीज को अंडर रूट में घुसाया, √tan² y करके, जो कि sec² y - 1 हो गया। और sec y का वैल्यू x है तो ये हो गया √x² - 1। ठीक है? तो ये सारे प्रूफ्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? बाकी तो अपन ऐसे ही सीख जाएंगे, ठीक है? तो ये प्रूफ्स थोड़ा ध्यान से आप कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है? जैसे जैसे मैंने बोला आपको 15 प्रूफ कॉपी में होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। और इनवर्स वाले प्रूफ को अगर इससे करना चाहते हो तो इससे भी करके रख सकते हो कॉपी में, शीट में देख लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूँ एक क्लॉज लेकर के, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स और उनके अंडर में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक, ठीक है? तो चलिए आराम से ध्यान से समझिएगा, है ना? सबसे पहला रूल मैं बता रहा हूं आपको, नोट के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, ठीक है? पहला मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ddx ऑफ कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ddx ऑफ कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। बिल्कुल। आगे ddx ऑफ कांस्टेंट 0 है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन fx, ठीक है? तो ये कांस्टेंट जो है ये आराम से फंक्शन के बाहर आ गया, क्योंकि आप जानते हो कि डेरिवेटिव एक लिमिट ही होता है ना? तो लिमिट के बाहर कांस्टेंट आ जाता है ना, तो डेरिवेटिव के बाहर भी कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, क्लियर है? तो ये चीज आपको सीखना है। फिर और कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर ddx ऑफ fx प्लस माइनस gx का अगर मैं बात करूं, ठीक है सर? ddx ऑफ fx प्लस माइनस gx का अगर मैं बात करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? ddx ऑफ fx हो जाएगा प्लस माइनस ddx ऑफ gx हो जाएगा, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है ना? अंडर प्लस एंड माइनस। सिमिलरली अगर अंदर
प्लस या माइनस ना होकर के इंटू होता है, तब इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तब इसका आंसर होता है एफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। मतलब एक को एज इट इज रख दोगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट में लिखोगे, फिर जी एक्स को एज इट इज रख दोगे और एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा अच्छे से। इसको ये सारी चीज को अपन लिमिट से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ना, ये सारी चीज अपन आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर इसका ही प्रूफ का मैं बात कर लूं तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा चीज, ज्यादा डिफिकल्ट वाला कोई सेक्शन है ही नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अभी इसको तैयार करने के लिए आपको एक चीज का जरूरत है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अपना क्या हो सकता है, आप f इंटू एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को माइनस कर दीजिए, सच दैट मैं ये सोच के माइनस कर रहा हूं ताकि f ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाए। ठीक है, और उसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड भी कर दूंगा। क्लियर है? अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस चीज है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे लगा दो h। ठीक है, तो ये दोनों से f ऑफ x प्लस h कॉमन चला जाएगा और बाकी जो चीज बचेगा वो हो जाएगा f ऑफ x प्लस h का h टेंडिंग टू 0 पे लिमिट fx हो जाएगा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस gx बाय h जो है वो क्या है, वो g डैश x है ऑब्वियसली। ठीक है ना, वो g डैश x का फॉर्मूला है ना। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ से gx कॉमन जाएगा तो gx बाहर आ गया, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 gx तो gx ही होगा, और f ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h वापस क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन इस चीज को आराम से फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब का प्रूफ अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना रफ कॉपी में जरूरी है, क्योंकि ये सब के ऊपर डिपेंड करके इस प्रकार का लिमिट वाला क्वेश्चन बनता है। कराया था ना डिफरेंशिएबिलिटी में, वही चीज ये सब के ऊपर डिपेंड करके आपका ये सब सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना ये चीज, है ना, खुद से कर लीजिएगा प्रूफ, है ना। इसका करो ना करो एक ही है, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल का प्रूफ करके रख देना कॉपी में। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके। अभी देखो इसके ऊपर डिपेंड करके और दो रिजल्ट आता है, उस चीज को ध्यान से देखना होगा। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 3 फंक्शन का बात करूं, मतलब 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का बात करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे 3 हो या फिर 300 हो या फिर कितने भी n नंबर ऑफ फंक्शन हो, करना क्या है आपको, एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको सेम रख देना है। ठीक है, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, रिमेनिंग ऑल आर सेम। ठीक है, फिर तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर बाकी तीसरे वाले को छोड़ के रिमेनिंग सबको सेम रख देना है, फिर फोर्थ वन फिफ्थ वन ऐसे करते जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 3 फंक्शन है तो मैं पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको सेम रख दिया। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? फिर मैंने बाकी सबको सेम रख करके दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है क्या? फिर मैं पहला और दूसरे को सेम रख दिया एज इट इज, और थर्ड वन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो यही हो जाएगा 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये सब का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अच्छे से आप याद रखिएगा। इसी चीज का एक और फॉर्मेट में फॉर्मूला बनता है जो कि याद रखना अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट उसका फॉर्मूला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप दोनों को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, यहीं से वो फॉर्मूला में डिराइव कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश जी एच, ठीक है, प्लस एफ डैश जी एच बन जाएगा, प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच बन जाएगा, और इधर एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो नीचे तो 2 आ गया, और ये सारे ट्वाइस हो जाएगा ना, 6 टर्म बन गया टोटल। अभी सर आप ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्ली चीजों को देखिए। ठीक है, अभी ये क्या बन गया, एफ डैश जी और जी एफ डैश, कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, एफ डैश जी और एफ जी डैश। हाँ, इन दोनों फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखते हो तो यहां से h कॉमन जाएगा, तो ये क्या हो गया, एफ जी होल डैश इंटू h हो गया ना। समझ में आ रहा है? चल आगे देखते हैं अपन एफ डैश h और एफ एच डैश, एफ एच डैश दैट इज ये सेकंड और फिफ्थ वन को अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है ये क्या है, एफ इंटू एच का डैश और बाहर रहेगा आपका g। और अगर आप थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ को देखोगे, फर्स्ट थर्ड सेकंड फिफ्थ हो गया, और फोर्थ और सिक्स को अगर देखोगे तो ये क्लियरली आपको पता चल रहा है ये है आपका f इंटू जी एच का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और बेहतरी से ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, ये आराम से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप
याद भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आराम से ये सारी चीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि इन सब फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कभी ना कभी आपको इन तीनों का डेरिवेटिव पूछ देगा, जबकि आपको एफ डैश जी डैश इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको एफ इंटू जी होल डैश एफ इंटू एच शीट में एक या दो क्वेश्चन ऐसे है इस फॉर्मेट में, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, तो और एन अगर एक से ज्यादा फंक्शन है तो अब क्या करोगे, एक को डेरिवेटिव करके बाकी सबको कांस्टेंट, प्लस दूसरे वाले को डेरिवेटिव करके बाकी सबको कांस्टेंट, प्लस डॉट 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 चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपको प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना, एप्लीकेशन में सिखाऊंगा, बराबर सिखाऊंगा एप्लीकेशन जैसे दिखाई देते। चलो, प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन दिखाई देता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल है एफ एक्स, कोई फंक्शन आपको दिया गया है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अभी इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे क्या कुछ करोगे आप। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रैंडमली तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इनका डेरिवेटिव कैसे, ये तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा ना। वो एफ डैश एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ वन एक्स। ऐसे अभी तो स्टार्टिंग में तो लिख के कर रहा हूं, ऐसे हर जगह पे तो थोड़ी ना लिखूंगा। ठीक है, एफ वन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ टू एक्स, समझ में आ रहा है ना, प्लस एफ टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। तो एफ वन एक्स ये कितना हो गया, एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला बाजी करना है। और F2 कौन माने, अपने sin x माने तो उसको कांस्टेंट रख दो, इनटू डी डी एक्स ऑफ आप क्या लगा दो, x क्यूब लगा दो। तो ये हो जाएगा x क्यूब साइन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos बॉक्स, दैट इज cos x, क्योंकि बॉक्स तो x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना है, x है। तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स अगर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, प्लस sin x। अभी ये कौन सा फॉर्मेट है, ये बॉक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट है। देख के फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ बॉक्स कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल डिफरेंशिएशन। क्लियर है दोस्त, समझ आ रहा है मेरी बात। अभी देखो, इसी जगह पे अगर मैं आपके साथ खेल खेलता, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब लगा देता, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ जाता और यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ जाता। अभी ये तो एज इट इज ऐसे ही रहता, साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं आता। बट यहाँ पे जब डी डी एक्स ऑफ बॉक्स करते तो 1 ना आकर के यहाँ पे 3x स्क्वायर आता ना, आता नहीं आता, तो ये 3x टू दी पावर 5 हो जाता, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ बॉक्स जब होगा साथ में डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी तो दिखाया था डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3x टू दी पावर 5 होगा। तो यही है चेन रूल का एप्लीकेशन, जो मैं अलग से नहीं पढ़ाता, एक साथ काम निपटाता हूं, समझ में आ रहा है ना। कम से कम 50 से 60 मिनट एक साथ बचा देता हूं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं मेरा इस मेथड से। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूं हमेशा। ठीक है, चेन रूल वगैरह अलग से ना कुछ पढ़ा के शेड्यूल में है, वो होगा शायद, आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली। बट ये सब लफड़ाबाजी में नहीं घुसना है, जैसे अपन बता रहे उसी प्रकार से अपन को सीखना है। क्लियर है, चलो तो आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं प्रॉपर्ली। आगे देखो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल है ना। अभी आगे देखते हैं क्वोशिएंट रूल। चलो, नंबर 4 हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया। चलो आगे देखो क्वोशिएंट रूल। इधर से आ गया उधर पे। चलो नंबर 5 हो गया ये क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जैसे डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल, आराम से कर पाओगे। ठीक है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ही दे देता हूं। ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्यूब अगर करना है तो कर ले, कोई इश्यू नहीं। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना है सर 3x² माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स व्हाट इज बॉक्स बॉक्स इज x³ तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा x के रिस्पेक्ट में 3x² हो जाएगा क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना क्लियर है तो यही हो जाएगा आपका अभी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो ठीक है इसी प्रकार से हो जाएगा इसको प्रूफ कर लीजिएगा लिमिट से है ना इसका प्रूफ आ सकता है एग्जाम में कर लीजिएगा खुद से फर्स्ट प्रिंसिपल से आराम से हो जाएगा क्लियर है चलो तो यहां तक तो हमने बता दिया अभी अगर आगे हम आपको और चीज बताए जैसे मान ले एक चीज सोच जैसे मैं यहाँ पे अगर dx ना दे करके dy दे देता और यहाँ पे x³ sin x³ हो जाता तो ये आंसर क्या आता ठीक है तो dy को आप कुछ नहीं एज इट इज आप डिफरेंशिएशन करते बस सिंपली यहाँ पे जब डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आप फाइनली करोगे ना जैसे मैं आपको बता रहा हूं जैसे करके देखो जरा ध्यान से डिफरेंशिएशन में ये क्वोशिएंट रूल सबसे पहले लगेगा तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर ठीक है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बट डेरिवेटिव जो आता है ये x के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना होता बिल्कुल नहीं ये y के रिस्पेक्ट में होता क्लियर है क्या चलो माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्लियर है तो यहां पे क्या हो जाता ये sin x³ हो जाता दोस्त ठीक है अभी dy ऑफ 3x³ तो ये हो जाएगा सबसे पहले बॉक्स क्यूब का फॉर्मेट तो बॉक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 into x⁻³ - y इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जब होता तब 1 नहीं होता आंसर तब आंसर यहां पे क्या होता dx/dy होता समझ में आ रहा है क्यों इसको समझने का प्रयास कर क्योंकि तब जब हम 1 लिखते हैं उसका मतलब क्या है उसका मतलब हमें ddx ऑफ x मिलता था इसीलिए 1 लिख देते थे बट अब की बार यहाँ पे ddx ऑफ x थोड़ी ना मिल रहा है dy ऑफ x मिल रहा है जो कि dx/dy रह जाएगा समझ में आ रहा है क्या क्लियर है सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूं तो ये x³ हो गया ये कोसाइन ऑफ x³ हो गया ये 3x² हो जाएगा ठीक है और 3x² मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि इसका डेरिवेटिव चल रहा है 3x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा ना वापस अरे भाई cos sin ऑफ x बॉक्स तो हो गया अभी डेरिवेटिव ऑफ ये क्या चल रहा है ये जो 3x² आप लिखे ये क्या लिख रहे हो ये dy ऑफ x³ भी तो लिख रहे हो ना तो dy ऑफ x³ देखो ना क्या है 3x² इनटू dx/dy आएगा समझ में आ रहा है ना तो आंसर एज इट इज सेम आएगा बस यहाँ पे जो पहले 1 आ रहा था वो 1 ना आकर के यहाँ पे dx/dy एक कोएफिशिएंट आएगा अलग से अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूँ ठीक है तो ये dx/dy कॉमन से चला जाएगा बाहर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से आपको छेड़खानी करना पड़ेगा सवाल के साथ ठीक है अगर मैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं उसके ऊपर आंसर डिपेंडेंट हो जाएगा ठीक है ना तो वही है आपका चेन रूल का फंडा ठीक है तो अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ध्यान रखना इस जगह पे समझ में आ रहा है ना इस जगह पे बच्चे 1 ही लिख देते बहुत बार तो गलती हो जाता है उनका समझ में आ रहा है ना 1 नहीं होगा ठीक है यहाँ पे dy ऑफ x³ है उसको ध्यान से समझो ठीक है ना फॉर्मेट तो सेम रहेगा कि 3 into box to the power 3 - 1 into डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जब होगा तब पता चलेगा असली चीज अच्छा कि dy है इसीलिए यहाँ पे y होगा समझ में आ रहा है ना अगर मैं चेन रूल वगैरह अलग से सिखाता ना तो फर्जी में चीजें कंफ्यूज करता मैं आपके साथ और आप मुद्दे का कुछ भी चीज सीख नहीं पाते अच्छे से ठीक है तो बस जिस प्रकार से फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया 15 फॉर्मूला उसी तरीके से आप याद करो हमेशा साथ में d ऑफ बॉक्स को नहीं भूलना है जब तक ये डेरिवेटिव खत्म ना हो हमेशा d ऑफ बॉक्स लगाते चलना है तो अपना अभी चीज क्लियर हो जाएगा समझ में आ रहा है ना क्लियर तो वही तो है चेन ठीक है और इसको अगर मैं बुकिश मेथड में आपको बताऊं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देख इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि मैं सबसे पहले लिखूंगा मान लो यहाँ पे हाँ इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मान लो ये कोई fx फंक्शन है ठीक है ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू y पूछा है तो ये क्या आएगा सिंपल सा चीज अगर मैं डायरेक्टली बोलूं आपको तो क्या बोलोगे fx का डेरिवेटिव दैट इज f' इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज dx/dy ठीक है बट अगर आप तरीके से बुकिश मेथड से बोलोगे तो बोलोगे इस प्रकार से आपको लिखा करके दिखाया देखो तो यहां पे लिखेगा कि d dx ऑफ fx ठीक है ना इनटू dx/dy
ठीक है ना, इस प्रकार से दिखेगा आपको, ठीक है। सच दैट आप बच्चे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समझ जाते हैं, अच्छा सर ये dx कैंसिल हो गया और ये d ऑफ fx बाई dy, मतलब ये तो वापस इसके तरह इक्वल है, बट ऐसा मत समझो, यहाँ पे ये सब गलत है, कैंसिल वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये पैरामीट्रिक चेन रूल है, समझ में आ रहा है ना, यही है चेन रूल, ठीक है ना, कि पहले अपन ने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले अपन ने क्या किया, इसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और अगेन इसी x को हमने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, समझ में आ रहा है ना, तो वही चीज है, ठीक है। जैसे चेन रूल में अगर आप देखोगे शीट वगैरह में लिखा हुआ रहेगा ना कि अगर मान लो एक फंक्शन है मेरे पास y एज ए फंक्शन ऑफ u, ठीक है, फिर u को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ v, फिर v को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और अगर मैं आपको dy बाई dx अगर पूछता हूं तो ये आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेटली y को सबसे पहले आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज u के रिस्पेक्ट में, फिर इस u को v के रिस्पेक्ट में करूंगा, दैट इज du बाई dv, और फिर इस v को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज जो फाइनल है। तो बच्चे यहाँ पे ऐसे समझते हैं, अच्छा ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो dy बाई dx ये तो वापस इक्वली आ गया, बट ये ऐसे कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होता है, दिस इज द फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर चेन रूल, ठीक है, यही है आपका चेन रूल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो चीज मैं आपको बॉक्स वगैरह दे करके डायरेक्टली समझाता हूं, ठीक है, बट मुद्दे का चीज वही है, याद रखना बॉक्स, ठीक है, उसको याद रखो, सारी चीज बनेगा आपसे, ठीक है। तो ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, डेरिवेटिव हमेशा उसके ऊपर, आंसर हमेशा उसका डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के ऊपर पूरा चीज आपका डिपेंड करेगा हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कहानी, है ना। तो अभी देखो मैं आपका शीट में ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वो कुछ प्रकार के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत काम का चीज होता है, अंडर रूट x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, अंडर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस प्रकार की चीज अगर सब्स्टिट्यूट, जो आईटीएफ में मैंने आपको नहीं बोला क्योंकि ये सब चीजें अब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बताता हूँ, 2-3 ही है, 2-3-4 ही होगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव निकालते हैं, और इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा काम आता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो सारी चीज आपका शीट में लिखा हुआ रहेगा, तो वो 3-4 सब्स्टिट्यूशन जितना भी आपका शीट में दिया हुआ है वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमने आईटीएफ में डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना, या फिर ट्रिगो में भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये सब चीजें हमें उधर जरूरत नहीं होता है, हमें जरूरत होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो अभी जरूरत नहीं होता सवाल बनाने की, तो बना सकते हैं, बट अभी मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद अगर सवाल बनाए तो बना ही दोगे ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हो गया, वो देख लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। चलो थ्योरी वगैरह लगभग जितना बात करना था कर लिया, अभी अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद अपन इस चैप्टर का जो आपका शीट है ना वो भी थोड़ा सा अलग प्रकार से पुराना है, थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन है ना, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अलग अलग टाइप है बेसिकली, इंटीग्रेशन का शीट जैसा ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन का शीट भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना, कि अभी जो भी शीट मिलेगा तो इसी प्रकार से होगा कि थोड़ा सा वो टाइप अलग है, ठीक है ना। वापस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तरह ही शीट मिलेगा, बट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ऐसे मिलेगा कि अलग अलग टाइप है, समझे ना, अलग अलग, पहला अलग टाइप में अलग अलग क्वेश्चंस है, इस प्रकार से टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है, देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, मैं तो उसी यहीं से कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर से। चलो नंबर 1 देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होल टू द पावर n। अच्छा, मतलब बहुत बच्चा दिमाग लगाएगा, सर cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होल टू द पावर n बोल रहे हैं, अच्छा, मतलब क्या आप ये बोल रहे हो कि ये तो बॉक्स टू द पावर n का फॉर्मेट है, मैंने बोला बिल्कुल सही, तो बॉक्स टू द पावर n का फॉर्मेट है तो क्या होगा सर, n इंटू बॉक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस बॉक्स की जगह में लिखेगा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ठीक है, और इसी बॉक्स की जगह भी लिखेगा sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स, ठीक है। फिर अभी मैंने उसको पढ़ा दिया, ये तो चीज मेंटेन रहेगा आंसर में। अभी इसको मैं क्या करूं, ddx ऑफ d ऑफ sin इनवर्स x, ठीक है, तो d ऑफ sin इनवर्स x, तो उसमें लिखा 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये d का मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू x का बात बोल रहा हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x नॉट y, ये d सिंबॉलिक विद रिस्पेक्ट टू x के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू y होता तो dx बाई dy आ जाता, ठीक है, आप जानते हो। और ये क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस में होगा, तो ये प्लस माइनस होकर के 0 इंटू दिस 0, तो इतना कुछ करने का जरूरत है क्या, डायरेक्टली तो पता है कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x अपने डोमेन में पाई बाई 2 होल टू द पावर n होता है,
तो ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट डायरेक्टली 0। इतना रिमाइंड करने का जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज बता रहा हूं बस कि कैसे हम दोनों तरीके से करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये सब क्वेश्चन मेरे को किसी बुक या कहीं पे मिला नहीं, बच्चों का गलती देख करके मैं ये सब क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है ना, डी ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स पूरा दुनिया को पता है। अभी अगर मैं किसी बच्चे को पूछता हूं कि डी ऑफ साइन पाई बाई 3 क्या होगा, बोल दो बेटा, वो क्या लिखेगा? तुरंत कॉस पाई बाई 3 लिखेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऊपर जो मैंने लिख दिया है, अभी ये चीज लिख दिया है उसको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो वाकई कंफ्यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप लोग का टेस्ट में मैंने इस प्रकार से आज ही तो बनाया था टेस्ट पेपर, अब एक क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, पता नहीं अभी बोल के फायदा नहीं कंटिन्यूटी का। चलो, डी ऑफ साइन एक्स वो कॉस एक्स हो जाएगा, तो डी ऑफ साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 3। ऐसा है क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना, ये ऊपर वाला रिलेशन को फॉलो करके ये लिखने का ऐसा थोड़ी ना है कि डी ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो डी ऑफ साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। नहीं, ये तो उल्लू वाला सवाल हो गया ना। अरे भाई, साइन पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, साइन पाई बाई 3 अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है सर? साइन पाई बाई 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अगर मैं ऐसे 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 देख करके भी बच्चों को पूछता हूं ना कि सर अच्छा चलो तो बोलो तो सर इस प्रकार से कि एफ एक्स आपका दिया हुआ है साइन एक्स, एफ एक्स आपका दिया हुआ है साइन एक्स, समझ में आ रहा है? तो बोलो एफ डैश 1 क्या होगा? एफ डैश 1 क्या होगा? तो कुछ बच्चे तो होशियार होते समझ जाते हैं कि अच्छा सर सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, और दो बार होता तो डबल डैश लगाता। ठीक है, तो एक बार साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा ऑब्वियसली, इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होगा, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, तो अभी बच्चा बोलेगा अच्छा एफ डैश 1 मतलब कॉस 1। ठीक है, यहां पे रख दिया। बट कुछ नालायक होते हैं कि पहले क्या समझेंगे, अच्छा एफ डैश 1 सर ने बोला है, एफ डैश 1 मतलब एफ ऑफ 1 का डैश, एफ ऑफ 1 है साइन 1, साइन 1 का डैश, साइन 1 का डैश, साइन 1 तो कांस्टेंट सर, मतलब साइन 1 का डैश इज 0। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीजों से बच के रहना। ठीक है, और प्रॉपर्ली चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना? एफ डैश 1 दैट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव करके, एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो एक्सप्रेशन आएगा एफ डैश एक्स, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले 1 रखा फिर उसको डेरिवेटिव किया। अरे भाई, तब तो एफ डैश 1, एफ डैश 2, एफ डैश 3, एफ डैश 4 सारे के सारे 0 ही आएगा। वैल्यू पहले रखोगे तो वो तो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चीजों को तरीके से सीखे, ना कि उसका गलत मतलब निकाले। पहले तो ये सब बोलता नहीं था, बट अभी भी ये सब बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो गलत समझ जाएगा ना। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। तो फर्स्ट वन का आंसर हो गया 0, सेकंड वन का आंसर भी हो गया 0। ठीक है, थर्ड वन इज योर लिमिट कंसेप्ट। अब जानते हो कि थर्ड वन क्या होगा एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है नहीं? ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियरली देख करके पता चल रहा है कि ये समथिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच का फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये क्लियरली पता है कि ये क्या है, एफ डैश पाई बाई 3 है। भैया एफ डैश पाई बाई 3 का फॉर्मूला है ना, जहां पे एफ एक्स जो है वो किस फॉर्मेट में है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मेट में है। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी एफ डैश पाई बाई 3 क्या करें, पाई बाई 3 रख दे, फिर डिफरेंशिएट करें तो 0 आएगा। नालायक जैसा काम नहीं करना। तो पहले एफ डैश एक्स निकाले तो cos x को सेम रख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot x। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते हो, मेरी तरह उल्लू जैसा काम ना करके ये सिंपलीफाई अगर हो रहा है या नहीं चेक कर लो एक बार। cos बाई साइन और cos नहीं, सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो cos इनटू, है ना, हमेशा चेक कर लेना डेरिवेटिव पे कि सिंपलीफाई हो रहा है या नहीं। बहुत बच्चे उल्लू की तरह काम करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रकार का क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन रूल लगाते जाएंगे जहां पे ध्यान ही नहीं है कि ये फैक्टराइज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो सिंपलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज का ध्यान दे देना है हमें। ये cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स दैट इज 1 प्लस cot x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना हो जाएगा, माइनस sin x इनटू ddx ऑफ बॉक्स दैट इज 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी बस इस एक्सप्रेशन में पाई बाई 2 रख दो और आंसर निकाल दो, एफ डैश पाई बाई 3 का। ठीक है, पुट x इक्वल टू पाई बाई 3, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार का लिमिट भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार का लिमिट जब भी आपको f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच फॉर्मेट दिख जाए तो वो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, उसमें लिमिट सॉल्व करने का कोई जरूरत है ही नहीं। ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए, समझेगा? इस प्रकार के सवाल नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा
बोल करके दे रहा हूं, अच्छे से लिख के रखना सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। अभी तक तो पूछा नहीं है बट पूछ सकता है कभी भी, अभी 16 पेपर होता है साल में तो बिल्कुल पूछ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में, क्या बताओ शिफ्ट में आप ही हो, ठीक है। लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फॉर्मेट अच्छे से याद रख देना। इस प्रकार के फॉर्मेट जब भी आपको दिखेगा तो लिमिट सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन से काम निपटा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्ली 3 तक तो हो गया हमारा, 4 पे ध्यान से देखो। 4 आपको एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज एफ डैश माइनस 1, व्हाट इज एफ डैश माइनस 1। तो आप समझ रहे होंगे कि x का वैल्यू -1 रख के डिफरेंशिएट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, पहले एफ डैश निकालेंगे और फिर -1 पुट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो एफ डैश कैसे निकालते हैं, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का, आप अच्छे से जानते हो दोस्त, क्या करेंगे एफ डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक को डिफरेंशिएट करो, पहले सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, 1 आएगा, बाकी सबको एज इट इज रख दो, बाकी सबको एज इट इज रख दो, फिर क्या करो, फिर 1 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 1/3 को रख दो और डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ कर दो, और फिर पहला और दूसरे को रख दो और तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स का मतलब ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा उसमें एक्स इक्वल टू -1 पुट करो, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्डिनरी बच्चे का काम। जो होशियार बच्चा है वो यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से समझो, वो देखेगा कि जब मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, पहले तो देखेगा कि इन तीनों फैक्टर में कोई भी -1 पे 0 हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसका कहानी बन गया पूरा, और कुछ करना ही नहीं है उसको, कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर निकालेगा वो बोलेगा क्यों ना सर मैं इसको एक नया फंक्शन मान लूं, तो मेरा एफ एक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स। यहां से अगर मैं एफ डैश निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा इंटू जी एक्स, यही तो आएगा ना। अभी एफ डैश -1 जो है वो ये वाला तो -1 पुट करते ही 0 हो गया, और ये क्या आ गया, सिर्फ g ऑफ -1 आया, और g ऑफ -1 मतलब इसमें -1 पुट कर दो, इधर से आंसर आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, इधर से आ जाएगा 9 - 1 दैट इज 2 आ जाएगा, दैट इज आंसर 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। एक लाइन में उसका आंसर निकल गया, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा g डैश x उसको करना ही नहीं पड़ा, रेडिकल्स में है पावर, इतना बड़ा गंदा चीज उसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ जो फैक्टर है वो अपना आप 0 हो गया ना -1 पे, तो क्यों वो इधर मेहनत करेगा इतना, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क आपको सीख के रखना है, ये सब कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, जो गंदे लोग बोलते हैं ना ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक व्रिक नहीं है, प्रॉपर कंसेप्ट है, प्रॉपर दिमाग से सोच के लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो फिर -1 पुट करूंगा, एक्स का वैल्यू तो -4 मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा आंसर, और इधर भी एक ही लाइन में आंसर आ गया 4, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो खूबसूरती है क्वेश्चन का, इसको सीखने का कोशिश करो और उसको अपने अंदर अच्छे से बिल्ड करो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बोल के ये लिख कर रखना और आगे से आदत इसी में डेवलप करना है, बट प्रोवाइडेड कि इस प्रकार की चीज आप कब कर पाओगे, जब एटलीस्ट एक फैक्टर ऐसा हो रहा होगा जो इस वैल्यू पे 0 हो रहा है, तभी तो होगा ना, अदरवाइज तो कैलकुलेशन करना ही पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है कि मेरी बात, क्लियर है। तो वही चीज आप डेवलप करो और अच्छे से अपने अंदर फीड करके रखो, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से प्रॉपर्ली समझने का कोशिश करो क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4, यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्त, ध्यान से समझ तो एक बार, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस √5x प्लस 1। तो यहाँ पे एफ डैश 1 पूछा जा रहा है, तो बच्चे सबसे पहले क्या करेगा, एफ डैश x निकालेगा, इसका स्क्वायर दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करके इतना बड़ा एक्सप्रेशन निकालेगा, फिर x का वैल्यू 1 पुट करेगा, ठीक है ना। ये सबसे थोड़ा सा बच्चों सर, थोड़ा सा बच्चों, सिर्फ रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या पता सर ऊपर बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्या पता ये कैंसिलेशन होकर के एकदम सिंपल फॉर्मेट आ जाए। बिल्कुल, अगर आ रहा है तो उसके लिए एक बार ट्राई मारो, जरूर सोचो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन टोल, तब करोगे, मन मर्जी तब करोगे, बट अगर क्वेश्चन में ये जेई में इस प्रकार के सवाल बनता है तब तो आपको समय बचाने के लिए टेस्ट करेगा ना,
कि कोई बच्चा समय गवा देगा इसमें, कोई बच्चा समय सेव करके अच्छा क्वेश्चन में समय डिवोट कर देगा, तो उसका रैंक आगे चला जाएगा, जबकि नॉलेज दोनों पे ही है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा हूं इस तरीके की चीजों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। अभी आपको देख के यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये छोटा होता है तो डेफिनेटली ये फैक्टर ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब 5x √5x का कोई ना कोई फंडा होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 2x² लगा देते हैं और इधर -5x² लिख देते हैं, हो गया रामायण खत्म, ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा ना आराम से। ये x² + 1 का होल स्क्वायर है और ये √5x का होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना? नीचे आ रहा है x² + √5x + 1, क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा x² + 1 + √5x into x² + 1 - √5x, क्लियर है क्या? नीचे बच रहा है x² + 1 + √5x, तो बोलो ये दोनों फैक्टर अपना आप कैंसिल, आंसर आ गया x² + 1 - √5x। तो fx इज दिस, अभी f' निकाल दो ना, क्या बात है, f' निकालो, ये कितना आ रहा है 2x + 0 - √5, that is 2x - √5, and now put your value x is equal to 1, therefore f'1 is your 2 - √5। उन लोगों की तरह काम नहीं करना कि पहले 1 पुट करके फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है, बड़ा मजे से बोल रहे हो, नहीं? और एक आध ऑप्शन भी प्रेजेंट जरूर रहेगा 1 वाला आपको फंसाने के लिए, क्लियर है? चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और समझते हैं कि किस प्रकार से उसको अपन कर पाए, ठीक है सर? चलो कि fx दिया हुआ एक गंदा सा फंक्शन, यहाँ पे चेन रूल का अच्छा खासा एप्लीकेशन हो जाएगा और आप सीख भी जाओगे बहुत अच्छे से व्हाट इज चेन रूल, ठीक है? देखो यहाँ पे मेरे से करने से ज्यादा जरूरी है कि आप करो, जब तक आप नहीं करोगे ये चैप्टर इंटीग्रेशन ये सब दिमाग लगता ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस जितना सवाल करेगा उतना डेवलप होगा, समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रैक्टिस। क्वालिटी चैप्टर की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, थ्योरम्स, रोलीज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना? इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेक्टर्स, 3D, ये कंसेप्चुअल चैप्टर से मजा आता है पढ़ाने। इधर तो मैकेनिकल चैप्टर है, बस फॉर्मूला बाजी कर दो, है ना? पूरा दुनिया को मजा आता है, ठीक है? और वो सारे कंसेप्चुअल में पूरा उड़ा के जाएंगे सब, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, fx का वैल्यू ये है, समझ में आ रहा है ना? f' निकालना है। अभी f' निकालना है तो सबसे पहले तो दोस्त फॉर्मेट पकड़ना पड़ेगा ना, फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का चार्ट दिमाग में छप जाना चाहिए बोला था ना, उसी से ये निकलेगा, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला फॉर्मेट क्या दिख रहा है, e⁴ दिख रहा है ना, e⁴ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? e⁴ का सबसे पहला फॉर्मेट दिख रहा है, तो e⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है रे? e⁴ ही होता है, e⁴ का डेरिवेटिव e⁴ ही होता है इनटू ddx ऑफ क्या हो जाएगा, बॉक्स। बॉक्स कौन है, कौन है यहाँ पे बॉक्स? सॉरी √of sin ln x² + 7 होल टू द पावर 5, ये है बॉक्स। अभी अगला आंसर में ये चीज तो मेंटेन होगा ही होगा, इनटू ddx ऑफ बॉक्स। अभी क्या है, अभी फंडा क्या है, अभी फॉर्मेट क्या बन रहा है? अभी फॉर्मेट बन रहा है √of बॉक्स का फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट बन रहा है अभी? अभी बन रहा है ये √of बॉक्स का फॉर्मेट बन रहा है। तो √of बॉक्स मतलब क्या है? मतलब ddx ऑफ क्या है? मतलब ddx ऑफ बॉक्स टू दी पावर हाफ वाला फॉर्मेट है ना। तो ddx ऑफ बॉक्स टू दी पावर हाफ अगर है तो ये क्या होगा? बॉक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट है ना। तो बॉक्स टू दी पावर n क्या हो जाएगा? बोल सर, बोल क्या होगा? हाफ इनटू बॉक्स टू दी पावर दैट इज साइन ऑफ ln ऑफ x² + 7 होल टू दी पावर 5, उसका पावर में हाफ -1, ठीक है। n इंटू बॉक्स टू दी पावर n -1 इंटू ddx ऑफ बॉक्स। बॉक्स कौन है अभी के लिए? बॉक्स कौन है? साइन ln x² + 7 होल टू दी पावर 5, दिस इज योर बॉक्स, ठीक है। क्लियर? अभी चलते हैं, यहां तक तो सॉल्व हो गया। अगले लाइन पे भी इतना सा आंसर तो मेंटेन होना ही है जो यहाँ पे रखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अभी इधर देखो, इधर बॉक्स कौन है? अभी अगला फॉर्मेट क्या बन रहा है? साइन ऑफ बॉक्स। अगला फॉर्मेट क्या बन रहा है? साइन ऑफ बॉक्स का फॉर्मेट बन रहा है। तो साइन ऑफ बॉक्स का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ बॉक्स। साइन ऑफ बॉक्स का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं ना, ये 5 को बाहर लेकर के आ सकते हैं, लॉग के बाहर आ जाएगा। और ये 5 अगर डेरिवेटिव लॉग के अगर बाहर आ गया तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना, ये 5 ओवरऑल एकदम बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा ना। तो अभी के लिए जो फॉर्मेट बन रहा है वो ddx ऑफ दिस है, सिर्फ इतना सा। तो अभी कौन सा फॉर्मेट है? अभी ये वाला फॉर्मेट है, ddx ऑफ लॉग बॉक्स। बेस को ई मान लेते हैं, बेस को ई मान लेते हैं,
इतना सा तो मेंटेन होगा ही, यहाँ तक तो मेंटेन होता ही जाएगा, है ना आंसर में। और इधर क्या है, लॉग बॉक्स, लॉग बॉक्स का आंसर क्या हो जाएगा, 1/x² + 7 इंटू ddx ऑफ बॉक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और साथ में लॉग e बेस a होता है, तो लॉग e बेस a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अभी सब कुछ मेंटेन करो और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे d ऑफ x² + d ऑफ 7, ब्रेक होगा ना, तो d ऑफ x² हो जाएगा 2x और 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर सॉल्व होकर के 2x आ जाएगा, इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया आपका पूरा पूरा f'(x) और उसमें आप x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपको f'(1) का वैल्यू पूरा पूरा मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से सवालों को तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो बॉक्स उम्मीद करता हूं मैं, पता नहीं आपको हेल्प करेगा ही नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस प्रकार से सिखाया, अगर मेरे बात को आप समझ पाते हो, मेरा फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होता है, तो बिल्कुल आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से अपने मुट्ठी में लेके आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना। बट उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट जितना स्ट्रगल आपको करना चाहिए था उतना बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने बॉक्स वाले फंडे को अच्छे से समझ लिए, जो कि चेन रूल है, जहां पे बच्चों का दिक्कत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में क्या बोल रहा है सर, नहीं करूंगा, नंबर 7 शीट का ही क्वेश्चन है, नहीं करूंगा, छोड़ो, होमवर्क पे रहेगा, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बराबर f'(k+) पता है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, अभी तो थोड़ा बहुत सॉल्व करो, इतना कुछ करा करके दिया, अभी भी करूं क्या, ये क्वेश्चन भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि f'(x) यहाँ पे देख nth फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, टोटल कितना है, कहां तक जा रहा है, 1 + x⁴ यहाँ पे x⁴ 0 से शुरू हुआ, फिर 2n, फिर 2n तक चल रहा है, मतलब टोटल कितना टर्म्स है, n + n टर्म्स है, सॉरी n + 1 टर्म्स है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले एक को डिफरेंशिएट करके बाकी सबको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे ना, बस वही चीज करना है। एक को डेरिवेटिव करना है, बाकी सब सेम, फिर एक और को डेरिवेटिव करना है, बाकी सब सेम। ठीक है, फिर एक और को डेरिवेटिव करना है, बाकी सब सेम। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है f'-1 पूछ रहा है, तो पहले वाले फैक्टर में बस 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी हर एक फैक्टर में यहां से शुरू होकर के जितने भी टर्म आएगा सारे जगह पे 1 + x का एक फैक्टर प्रेजेंट होगा ही होगा। और अगर 1 + x का एक फैक्टर प्रेजेंट होता है तो x का वैल्यू -1 पुट करने के बाद ये सारे के सारे फैक्टर 0 दे देगा आंसर, और सिर्फ बचेगा ये वाला फैक्टर, और ये वाला फैक्टर बचने के बाद आंसर क्या देगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2x आएगा, डेफिनेटली 2x आएगा। अगले वाले का आंसर क्या आएगा, सॉरी 2x नहीं, जो f'(1) आएगा, -1 आएगा, वो यहाँ पे -1 पुट करोगे ना, तो ये तो 2 आ जाएगा, फिर अगले वाले पे भी 2 आ जाएगा, फिर अगले वाले पे भी 2 आ जाएगा, फिर ऐसे करते 2 ही आ जाएगा। तो एक टर्म तो चला गया था, यहाँ पे n + 1 था, तो बचा कितना टोटल, n टर्म बचा, तो आंसर आ जाएगा 2n। क्लियर, तो इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यहाँ पे ये सब चीजों पे। ठीक है, और अगर मैं f'-1 ना पूछ के dy/dx पूछ देता आपको, ठीक है, तब तो आपको डायरेक्टली पूरा एक्सप्रेशन को लिखना पड़ जाता। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं, तब तो आपको डायरेक्टली अगर dy/dx अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, तब तो डायरेक्टली आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो अब f'(x) क्या करते तब, है ना, सबसे पहले आप 1 + x को डिफरेंशिएट करते, जो कि क्या आ जाता, 1 आ जाता, और उसके साथ बचता क्या, 1 + x² × 1 + x⁴², ऐसे कर करके 1 + x⁴ ठीक है, फिर अगला टर्म जो आता वो क्या आता, 1 + x² का डिफरेंशिएशन होता 2x, और 1 + x बचता तब, फिर 1 + x² का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर 1 + x⁴² ये बचता, ऐसे करते करते 1 + x⁴ तक बच जाता। ठीक है, ऐसे कर करके जो डॉट 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 ऐसे चलता जाता, और लास्ट टर्म जो होता उन सब में क्या होता, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता और बाकी सब रिमेन सेम। n-1 तक सेम रहता और इसका डिफरेंशिएशन होता, तो इसका डिफरेंशिएशन होने पे आंसर कितना आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। सही है क्या, क्लियर है। तो बस और कुछ नहीं, है ना। और अगर इसको आप अच्छे से सुंदर फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, इस पहला टर्म को देखो, इस टर्म में किस चीज का कमी है, सिर्फ 1 + x का कमी है ना, तो 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये पूरा पूरा तो आपका f(x) ही बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा f(x/1 + x)। ठीक है,
फिर इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, इस टर्म में किसका कमी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कमी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगा तो ये वापस fx ही बन जाएगा। सिमिलरली अगला वाला अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से हो जाएगा ये 4x क्यूब आएगा, 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, और उसके साथ fx ही आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म बच जाता, वो लास्ट वाला टर्म हो जाता आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अभी शायद हाँ लास्ट वाला टर्म आपका आ जाता 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का कमी है, तो ये 2 टू दी पावर n एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हमने लगा दिया, सॉरी एक्स टू दी पावर n नहीं, एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n लगा दिया, और इसी चीज को जब इन सब के साथ प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा वापस fx, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx, दैट इज y d ऑफ fx बाई dx का एक्सप्रेशन, दैट इज f डैश x का एक्सप्रेशन ये हो जाता है। यहाँ से fx कॉमन ले लो और अंदर इस सब को रख दो, ठीक है ना। अभी आप क्लियरली जानते हो कि fx अगर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया तो अभी आपको पूछ रहा है f डैश -1, तो यहाँ पे -1 रखोगे, यहाँ पे -1 रखोगे, बट एज यहाँ पे -1 रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फैक्टर 0 होने की वजह से -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, बाकी सब 0 ना हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सबका प्रोडक्ट होकर के 0 के साथ आंसर 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो पूरा पूरा ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के 3 फैक्टर का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, 4 फैक्टर या फिर उससे ज्यादा वाला प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर डेरिवेटिव पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो 0 वाला फंडा बन रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक बार प्रॉपर्ली सर्च कीजिएगा, ऐसे दर डिफरेंशिएशन करता गया और बाद में जाकर के हलाल हो गया, कुछ पता नहीं चला कि आंसर क्या आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार गौर से नजर डाल देना है, ठीक है, क्लियर है सर। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्ली, यहां तक इरेज करते हैं। मैं तो आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज एक्सप्लेन करके जा रहा हूं, बट लिखना विखना मेरे से इतना होता नहीं, आप भी जानते हो, बट जितना मैं फिर भी सबसे ज्यादा ही करता हूं लिखना। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज का प्रूफ करके दे रहा हूं। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ कौन सा बोर्ड मास्टर कराएगा आपको, बोलो, ठीक है ना, क्यों कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, ताकि वो लिमिट वाला इस प्रकार का सवाल जो है वो एकदम दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आ रहा है ना, प्रूफ करेंगे तो फायदा इधर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में तो वो आने का चांसेस ना के बराबर है, बट फायदा यहाँ पे होगा इस सबके सवाल में, ठीक है। और अगर आप भी किया तो आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। बट एक बार खुद से आपको प्रूफ कर लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है। अभी आपको पूछा है f डैश π/6 और f डैश π/3, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं सबसे पहले मॉड देख के आप घबरा गए, है ना, तो इस चीज को आप डिफाइन करो ना, डिफाइन करो, अपना आप चीजें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं। cos x माइनस sin x कब होगा इसका आंसर, जब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू sin x होगा, ठीक है। और इसका आंसर माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, दैट इज sin x माइनस cos x कब होगा, जब sin x cos x से बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों का ग्राफ बना लेते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बड़ा है, देखते जरा, ठीक है। जरा ध्यान से देखो प्रॉपर्ली, ये हो जाता है आपका sin x, ठीक है, और ये हो जाता है आपका cos x, ठीक है ना। तो sin x देखो ना, cos x sin x से जहां पे बड़ा है वो मैं बना रहा हूं, ठीक है, वो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फिर इधर ये देखो, cos x sin x से बड़ा, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया यार, अच्छा cos x sin x से बड़ा आपको दिख रहा होगा 0 से π/4 में, क्योंकि ये π/4 होता है, फिर sin x बड़ा हो जाता है ना। फिर आपको अगेन ये 3π/4 है, 3π/4 से आपको पूरा अगर मैं ध्यान से बोलूं, ये पॉइंट हो जाएगा 3π/4, है ना। तो फिर 1/√2 ना, 5π/4 होगा शायद, ये नहीं 5π/4 तो नहीं होगा, क्योंकि ये 2π से थोड़ा सा ज्यादा है, 9π/4 होगा ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2π पाई प्लस 5π/4, ये हो जाएगा 5π/4, हाँ ये हो जाएगा 5π/4,
ठीक है, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्लियर हो गया कि 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा है। इसका सॉल्यूशन में कौन आएगा, 0 से पाई बाई 4 वाला इंटरवल आएगा। ठीक है, फिर कॉस साइन से बड़ा और कहां पे है 5 पाई बाई 4 से 9 पाई बाई 4, इस इंटरवल में भी कॉस साइन से बड़ा है एंड सो ऑन चलता जाएगा ये सब। ठीक है, और इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 पे साइन बड़ा है। ठीक है ना, एंड सो ऑन 9 पाई बाई 4 ऑनवर्ड्स चलता जाएगा ये सब। ठीक है, चल तो अपने को अभी डेरिवेटिव किधर निकालना है। अगर इन दोनों फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो इधर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और इधर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्रोवाइडेड ये कब cos x जब sin x से बड़ा। ठीक है, और ये कब sin x जब cos x से बड़ा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि इधर भी डिफरेंशिएट कर देते, नहीं सर cos dash sin dash cos dash x sin x dash से जहां पे बड़ा होगा उधर ही आंसर होगा। उसका क्या लॉजिक है, डिफरेंशिएशन इधर करोगे इधर नहीं। ये तो x का वैल्यू का इंटरवल है बट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस इनइक्वालिटी से। ठीक है, इधर तो हकीकत में ये सब आना चाहिए, ये सब का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करते, फंक्शन का करते। ठीक है, चलो तो पाई बाई 6 में पूछ रहा है। अभी पाई बाई 6 देखो किधर है, इस वाले इंटरवल में है ना, पाई बाई 6 मतलब किधर है, इधर होगा। तो f डैश पाई बाई 6 का जो आंसर होगा वो किस फंक्शन से निकालूंगा, इससे या फिर इससे, डेफिनेटली इससे निकालूंगा क्योंकि पाई बाई 6 इस रीजन में आ रहा है ना। क्लियर है, तो जरा ध्यान से देखो कि पाई बाई 6 में ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2। और दूसरा वाला है f डैश पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब जस्ट इसके बाद में कौन होगा, साइन कॉस से बड़ा होगा ना, मतलब ये हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 इज योर 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आ गया माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2, एक आ गया 1 प्लस रूट 3 बाई 2। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना होता है। अब घबराइएगा नहीं, ये सब देख करके एकदम, है ना, ये सब बहुत मैं करा चुका हूँ, फंक्शन आईटीएफ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट हर जगह पे बहुत बार बता चुका हूं। अभी तो एकदम तंग आ गया, समझ में आ रहा है अभी और कितना करूं। ठीक है, मॉड्यूलस का डिफाइन करना अगर आप मेरे पास पढ़ के अभी तक नहीं सीख पाए तब तो क्या बोलूं यार, माफ कीजिएगा और नहीं सिखा पाऊंगा कभी। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, है ना। तो इतना मॉड्यूलस कराया, इतना मॉड्यूलस कराया और कितना कराऊं बोलो। ठीक है, तो प्रॉपर्ली 9 का आंसर जो है वो हमारे को मिल गया। ठीक है ना, एग्जैक्टली हमें इस एक्सप्रेशन को देख करके समझना होता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू पाई बाई 6, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू पाई बाई 3। मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू पाई बाई 6 तो पहले ये तो पता करो कि फंक्शन है क्या एट x इक्वल टू पाई बाई 6। x इक्वल टू पाई बाई 6 के आसपास फंक्शन का नेचर क्या है वो तो देखो। तो सबसे पहले मॉड्यूलस को डिफाइन किया, फिर ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि फंक्शन का नेचर x इक्वल टू पाई बाई 6 के आसपास में है ये वाला, और x इक्वल टू पाई बाई 3 के आसपास में है ये वाला। तो इसको डेरिवेटिव किया, इसको डेरिवेटिव किया और इसमें पाई बाई 6 पुट किया तो f डैश पाई बाई 6 आया, इसमें पाई बाई 3 पुट किया तो f डैश पाई बाई 3 आया। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन कर दिए हमने आज क्लास में। ठीक है ना, अगले क्लास से अपन प्रॉपर टॉपिक में घुसेंगे और ठीक है, दैट इज आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर क्या बोलते रहे भाई, और बोलो ना यार, और कुछ ऐसे रिलेशंस कुछ प्रूफ करने आएंगे। फिर आपको और क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, खैर ये तो जेई का टॉपिक हो गया। फिर डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन, फिर और होता ही यार इनफिनिट सीरीज का डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीज है। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, और बाकी हम अगले लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।